So, hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Daniel Kamal. I am the Secretary STGs and at the Draft Association, and along with this, I'm serving my role as co-founder for Re-Ed Resilience and Adaptation. और कल का सेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहा होगा और आपने इफ़ नॉट 100% देन लाइक 60, 70 और 50% नॉलेज को ग्रैब किया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यूएन इंस्टीट्यूशंस की हम लोगों ने कल बात की थी उनके अंदर से मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी किस तरीके से वी आर डीलिंग विद द डोमेन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अपार्ट फ्रॉम द डोमेन ऑफ क्लाइमेट चेंज किस तरीके से कुछ यूएन इंस्टीट्यूशंस हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स को डील कर रहे हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कि हम लोग आज और नेक्स्ट संडे और सैटरडे को कवर करेंगे एंड टुडे वी विल बी कवरिंग 6 इंस्टीट्यूशंस। लेकिन आज की तरह कल की तरह फिर से विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपसे फोर क्विक क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक कि क्लाइमेट चेंज एक मास प्रोपेगेंडा है? जस्ट आई यस और नो। सेकंड वन कि एनी थॉट्स के आपको लगता है कि जो यूएनएफसीसीसी की COP30 है वो कहाँ पर होने जा रही है और किस मंथ के अंदर होने जा रही है? थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू यू आपके नजरिए से क्या यूएस से क्लाइमेट चेंज के अंदर या क्लाइमेट डोमेन के अंदर या एक तरीके से क्लाइमेट पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल रोल अदा कर रहा है? और क्या आपको लगता है कि क्या यूएस अभी भी पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट है? एंड वी डिस्कस्ड पेरिस एग्रीमेंट यस्टरडे, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंट्रीज हैव प्लेज्ड कि वो प्रॉपरली अपनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को रिड्यूस करेंगे टू अ लेवल के हमारी जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है आइडियली वो 1.5 डिग्री सेल्सियस पर एनम इनके उसको हम लोग टिल द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हम लोग उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करें। लेकिन अगर हम लोग आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस का मार्क नहीं प्रॉपर्ली मीट अप करते, सो देन आइदर वी हैव टू मीट द मार्क ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस एट द बेयर मैक्सिमम। सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपकी राय हो तो आप इन चारों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन का या बेशक आप सारों का जवाब दे सकते हैं। ओवर टू यू। अगर if you want to contribute, either you can type your answers in the chat box with your number कि किस क्वेश्चन को आप आंसर करना चाह रहे हैं, और अगर आप ऐसे अपनी राय देना चाहते हैं तो just feel free to raise your hand and just open your mic. And thank you so much, Miss Mariam Ashik, कि आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अकॉर्डिंग टू यू, यू बिलीव कि क्लाइमेट चेंज इज अ मास प्रोपेगेंडा, और आपके थॉट्स हैं कि इट इज गोइंग टू हैपन मे बी इन जुलाई। और third one, you have said कि yes, USA is playing a critical role in climate. Apart from Miss Mariam Ashik, if anyone wants to contribute, so आप लोग कर सकते हैं contribute. And according to Miss Muniba Tariq, she is saying कि climate change is not a mass propaganda. Thank you so much. Okay, so I believe कि आप लोगों को ये वाले questions के ऊपर थोड़ी सी research आप लोग कर लेंगे. If not, you are not feeling well to give your answers. So if I have to give you my point of view, according to me and some of the scientists, climate change कुछ लोगों के नजरिए में ये उनको कहा जाता है कि उनके लिए नजदीक क्लाइमेट चेंज एक मैस प्रोपेगेंडा है कि वो क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को डिस्कस करके पूरी वर्ल्ड डायनामिक्स की या पूरी वर्ल्ड नेशंस की अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं टू डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो कुछ साइंटिस्ट के नजरियों से या कुछ क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नजरियों में ये क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा। क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो नेचुरल हो रहा है और बिल्कुल अपनी आहिस्ता रफ्तार के अंदर हो रहा है। और ये जो हम लोग प्रॉपरली क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो इट इज जस्ट मैस प्रोपेगेंडा, ताकि हमारी जो अटेंशन है वो सीरियस टॉपिक्स से हटकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग शिफ्ट करें। सो इट इज according to some scientists या according to some climate activists a climate propaganda। और वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज ना ही नेचुरल है ना ही ये एक तरीके से आर्टिफिशियल है, इट इज जस्ट अ मास प्रोपेगेंडा। लेकिन मेरे नजरिए में इट इज नॉट अ मास प्रोपेगेंडा, इट इज हैपनिंग, चाहे बेशक नेचुरल हो लेकिन स्टिल इट इज हैपनिंग। अगर मैं वैसे कहूँ कि यूएनएफसीसीसी की COP30 कहाँ होने जा रही है तो इट इज गोइंग टू हैपन इन ब्राजील, इस साल की जो कॉन्फ्रेंस है। और उसके अंदर जो इसका मंथ है डेट इज
नवंबर नवंबर के मंथ के अंदर यू विल बी हैविंग द COP30 इन ब्राजील। और अगर मैं वैसे बात करूं कि यस कि क्या यूएसए क्रिटिकल रोल अदा कर रहा है, तो बिल्कुल क्रिटिकल रोल अदा कर रहा है। यूएस चाहे एक भी चीज करे इन द डोमेन ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस डेवलपिंग नेशंस को भी देखने पड़ते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी देखने पड़ते हैं। इसके एग्जांपल ये ले लेते हैं कि यूएस ने लास्ट वीक ही पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ कर लिया, और यूएसए ने ये कहा है कि हम लोग प्रॉपरली जितने हम लोगों ने इन्वायरमेंटल लॉज बनाए थे अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएस ईपीए, हम लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे। जो बाइडेन क्या जब हमारे पास टेन्योर था, जब उनकी गवर्नेंस थी, तो उनकी गवर्नेंस के दौरान तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 50+ न्यू इन्वायरमेंटल लॉज बने थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप इक़्तिदार में आए थे, उन्होंने कहा है कि यस वी आर अबाउट टू विदड्रॉ फ्रॉम दोज लॉज, और हम लोग इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा नहीं देखेंगे। हमारी जो प्रॉपरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे, एंड हमारी मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर से है, उसकी यूजेस से। और we are we will not be following and we will not be developing any more environmental laws। इस वजह से उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ कर लिया है। और इसकी एक चीज ये भी देखी गई है कि जैसे ही वो पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ हुआ है, तो ये जो यूएन के पास हमारे पास फंडिंग आती है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट डोमेन, वो आना बंद हो गई है यूएस की तरफ से, जैसे ही उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ किया है। तो इसका असर ये होता है कि यूएन को अब सोच समझकर डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में अपनी फंडिंग देनी पड़ेगी, और वो भी यूएन उन कंट्रीज को फंडिंग देगा जहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पहले तो ये होता था कि जैसे ही बेशक उन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे मीडियोकर एक तरीके से इम्पैक्ट है, वहां पे भी यूएन दे देता था। लेकिन अब ये पहले उन कंट्रीज को देगा जहाँ पे प्रायोरिटाइज बहुत ज्यादा है, जहाँ पे उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है इम्पैक्ट की क्लाइमेट चेंज से होने वाले। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपका कल के सेशन के रिगार्डिंग कोई सवाल हो तो यू कैन प्लीज आस्क मी फ्रीली। हम लोगों ने टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया था कल के सेशन के अंदर। वी डिस्कस्ड यूएन जनरल असेंबली, हम लोगों ने यूएन की इन्वायरमेंटल असेंबली को भी देखा था। वी डिस्कस्ड किस तरीके से यूएनईपी का राइज हुआ था, यूएनईपी काम कर रही थी, एंड देन देयर वाज द फेलियर ऑफ यूएनईपी। हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से यूएनएफसीसीसी की बुनियाद हुई। यूएनएफसीसीसी काम कर रही है इन द डोमेन ऑफ क्लाइमेट चेंज। और हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सेफ्टी इज वर्किंग, किस तरीके से उनकी रिसर्च काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ द डोमेन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। और फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यूएन वाटर का अकलीदी किरदार है कि वो वाटर और क्लाइमेट चेंज को प्रॉपरली लिंक अप कर रहे हैं, और वो वाटर और क्लाइमेट चेंज को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं ऑन एन एक्सट्रीम टर्म्स। और हम लोगों ने एट लास्ट ये देखा था कि किस तरीके से यूएन हैबिटेट अर्बन बिल्डिंग्स को प्रॉपरली इंप्रूव कर रहा है, और ये बताना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सिटीज प्रॉपरली सस्टेनेबल होते जा रहे हैं, और वो अपने अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर ग्रीन बिल्डिंग्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या एक तरीके से वो अपने अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर ग्रीन डायनामिक्स को लेकर आ रहे हैं। एंड इफ यू मूव फॉरवर्ड, तो हमारा जो नंबर 1 आपके पास कह लें इंस्टीट्यूट होगा, या एक तरीके से हमारे पास कन्वेंशन और प्लेटफॉर्म होगा जो आज के लिए डिस्कस करने वाला होगा, तो दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम लोगों को पता है कि हमारी जो अर्थ है उसके जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं फॉर ह्यूमंस। किस तरीके से कि दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल, और वो हमारी सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी वजह से जो हमारे पास नतीजा आता है वो ये आता है कि हमारे जो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी है उसकी ग्रोइंग रिकॉग्निशन हो रही है, उसकी पहचान बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है, और उसको ग्लोबल एसेट कहा जा रहा है हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर हमारे पास हमारे फौना भी आएगी और हमारा फ्लोरा भी आएगा, हमारे एनिमल्स भी आएंगे, हमारे प्लांट्स भी आएंगे। चूंकि हमारा ये ग्लोबल एसेट बनता जा रहा है और इसकी रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो एट द सेम टाइम हमारी स्पीशीज को, हमारी इकोसिस्टम्स को एक थ्रेट आता जा रहा है। वो थ्रेट कौन सा है? एक्सटिंक्शन का, कि हम लोग उनको एट फास्टर स्पेस प्रॉपरली डिसॉल्व कर लेंगे, हम लोग उनको इरेडिकेट कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे फॉर ऑन ह्यूमन बेनिफिट्स। और तब जाकर हमारे पास यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आता है, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी है जिसका काम है कि वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए अपना काम अदा करे, अपना रोल अदा करे पूरी दुनिया के अंदर। और अगर हम यूएनसीबीटी को देखें तो यूएनसीबीटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पार्ट है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन का और प्रोटोकॉल्स का, जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड इन्वायरमेंट, अराउंड इकोलॉजी, और हम लोग कह सकते हैं अराउंड द बायोडाइवर्सिटी। और अगर हम यूएनसीबीडी की बात करें तो सीबीडी के अंदर हमारे पास ये फोर्स में आई थी ऑन 29 दिसंबर 1993, और इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, कि उसने कंजर्व करना है हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। दूसरा, उसने हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स हैं उनका सस्टेनेबल यूज करना है। सस्टेनेबल यूज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि किस तरीके से सस्टेनेबल यूज, कि हम लोग हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यूज एक मिनिमम लेवल के ऊपर करें, एक बैलेंस लेवल के ऊपर करें, और हमारे फ्यूचर जनरेशंस की एबिलिटी को ना नुकसान पहुंचाएं, कि वो भी इन रिसोर्सेज से फायदा उठा सकें। और तीसरा, उन्होंने कहा था कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए बेनिफिट्स की पूरी दुनिया के अंदर, और वो किस तरीके से हो, बाय अराइजिंग, या एक तरीके से बाय रेजिंग द नॉलेज ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज, कि हम हमारी जो डिजिटल जेनेटिक सीक्वेंसिंग की इंफॉर्मेशन है वो फेयरली एंड इक्विटेबली पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। उसके अंदर हमारे पास ये ना हो कि वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को मिले या वो डेवलपिंग कंट्रीज को मिले, बल्कि वो जेनेटिक रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी मिले, और साथ ही साथ वो आइदर तो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिले, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिले, जो कि हमारी दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ऑन द टर्म्स ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो बेसिकली सॉरी, जो सीबीडी है ये इंस्पायर हुआ था कि वर्ल्ड कम्युनिटी किस तरीके से अपनी कमिटमेंट्स को ग्रो कर रही है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जिस तरीके से दुनिया बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक तरीके से उसका नाम को अपनी जुबानों पर ला रही थी, तब जाकर सीबीडी इंस्पायर हुई थी, उस सीबीडी की बुनियाद वजूद में आई थी। और ये रिप्रेजेंट करती है एक ऐसा स्टेप जो लिया गया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इसके अंदर हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ नहीं है, इसके अंदर हमारे पास उन कंपोनेंट्स का सस्टेनेबल यूज भी है, और साथ ही साथ उन कंपोनेंट्स की फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग भी है। अगर हम वैसे देखें तो जो यूनाइटेड नेशंस ने, या एक तरीके से यूएनसीबीडी ने प्रोक्लेम किया था कि 22 मई का दिन हमारे पास ऐसा दिन होगा जिसके अंदर हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्ली इंक्रीज करेंगे अवेयरनेस को ऑन बायोडाइवर्सिटी इश्यूज। और इसके अंदर हमारे पास जो मेजर वंस हैं दोज आर हमारे पास वाइल्ड ट्रैफिकिंग, इलीगल, और हमारे पास इनकी जो इलीगल हंटिंग होती है, क्योंकि एंड आल्सो हैबिटेट हम लोग जो उनका डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फॉर और ऑन यूजेज, फॉर और ऑन गेन्स। और अगर हम वैसे बात करें तो जो लास्ट ईयर आईडीबी बनाया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोडाइवर्सिटी 2024, उसकी थीम थी बी पार्ट ऑफ द प्लान, कि आप प्लान का हिस्सा बनो। और ये एक तरीके से एक ऐसा कॉल टू एक्शन था तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, आपके फार्मर्स हो, आपके यूनाइटेड नेशंस के इदारे हो, कि वो एक तरीके से प्रॉपरली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को रोके, और साथ ही साथ वो सपोर्ट करें इम्प्लीमेंटेशन को, जो पॉलिसीज हम लोगों ने बनाई हुई है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और उस जो पॉलिसीज हम लोगों ने बनाई थी, हम लोगों ने उसको नाम दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी प्लान का लास्ट ईयर, या अगर हम लोग उसको ऐसे कहें तो हम लोगों ने उसको नाम दिया था एज द मेजर प्रोटोकॉल इन बायोडाइवर्सिटी सीरीज, और वो नाम था कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, या उसको हम शॉर्ट कहें तो उसको कहते हैं हम लोग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, हमें बुनियाद दी थी, जिसके 23 पॉइंट्स है टोटल। और उसके अंदर ये था, उसके चंद मैं पॉइंट्स आपको ये बता देता हूँ कि वी हैव टू स्टॉप हंटिंग, ओवर हंटिंग जिसे हम लोग कह रहे होते हैं। हम लोगों को इन्वेजिव स्पीशीज को रोकना पड़ेगा जो नेटिव लैंड्स के ऊपर उग रही होती हैं, या जो होम स्पीशीज को प्रॉपर्ली खत्म कर रही होती हैं। हम लोगों को पॉल्यूशन को रोकना पड़ेगा एट अ वेरी वेरी मिनिमम लेवल, हम लोगों को उसके लेवल तक लाना पड़ेगा। अगर हम मजीद आगे बढ़े तो देयर इज अ थिंग कि ग्लोबल ये जो बायोडाइवर्सिटी प्लान है ये अपॉर्चुनिटीज को ऑफर करता है, और वो अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, जिसके अंदर हमारे पास कॉपरेशन आती है और पार्टनरशिप आते हैं अमंग डिफरेंट डाइवर्स सेक्टर्स। और ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आईजीओस के दरमियान भी हो सकती है, ये हमारे पास एनजीओस के दरमियान में भी हो सकती है, ये हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हो सकती है, ये हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हो सकती है। और अगर हम ऐसे बात करें तो इसके अंदर हमारे पास इंडिजिनियस पीपल भी आते हैं, और इंडिजिनियस पीपल से मुराद ऐसे पीपल हैं या ऐसे तबके के लोग हैं जो कि एक खास लैंड की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और उनकी एक तरीके से
काउंट बहुत कम होता है, और इसके अंदर हमारे पास लोकल कम्युनिटीज भी आ रही होती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी प्लान के अंदर, या एक तरीके से जो बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम थी, उसके अंदर यूएन ने ये कहा था कि इसके अंदर सब पार्ट लें। अगर हम मजीद आगे बढ़े तो देन देयर कम्स यूएन सीबीडी कॉप 16। अगर मैं वैसे कहूँ तो पिछले साल सिर्फ और सिर्फ एक कॉप नहीं हुई थी, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक कॉप को मोस्टली लोगों ने सुना था कि बाकू के अंदर एक कॉप हुई है जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने दो और कॉप्स को भी नहीं सुना था। बेसिकली हर एक साल के बाद दो तीन कॉप्स होती हैं, और हम लोग उसको एट द एंड डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए हम लोग कि किस तरीके से वी कैन टेक पार्ट इन कॉप्स। सो आई एम जस्ट लिविंग दैट पार्ट एट द एंड, प्लीज रिमाइंड मी। अगर हम लोग मजीद आगे बढ़े तो यूएन सीबीटी 16 के अंदर तो आईडीबी 2024 की जो थीम थी वो इसलिए बनाई गई थी कि ये एक तरीके से लोगों को अवेयर करवाए कि यूएन सीबीडी की कॉप 16 होने जा रही है कोलंबिया के अंदर, कोलंबिया के शहर काली के अंदर, फ्रॉम 21 अक्टूबर टू November 1। और अगर हम लोग मजीद बात करें तो एक सवाल पैदा होता है कि कोलंबिया ही क्यों। तो बेसिकली यूएनसीबीडी ने कोलंबिया को इसलिए चुना था क्योंकि कोलंबिया के अंदर हमारे पास मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज में से आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास लातादाद अमाउंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्लांट स्पीशीज देखी जाती है, एनिमल स्पीशीज देखी जाती है, इंसेक्ट्स की स्पीशीज देखी जाती है, और हमारे पास रेप्टाइल्स की स्पीशीज देखी जाती है। और अगर हम वैसे बात करें तो कोलंबिया हमारे पास एक वो वाहिद कंट्री है जो कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के अंदर 10% अपनी शराकतदारी को काउंट करता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि द फ्लावर दैट वी सॉ इन कॉप 16 लोगो, ये जो फ्लावर है इसकी क्या कहानी है, क्योंकि हर एक लोगो के पीछे एक कहानी होती है स्पेसिफिकली। सो स्टोरी बिहाइंड द लोगो, ये लोगो इंस्पायर किया गया था बाय द फ्लावर इनिया। और अगर हम लोग इसकी इनिया इज द स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन, अगर हम इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो इट इज जस्ट लाइक इनिडा। तो जो इनिया फ्लावर था ये कोलंबियन अमेजोन के अंदर देखा गया था, जो कि एपिसेंटर है और रिचेस्ट एपिसेंटर बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। और इस फ्लावर को क्यों लिया गया था, क्योंकि इसको कहा जाता है एज एन इटर्नल फ्लावर कि ये एक सदाबहार फ्लावर है, चाहे हमारे पास इसको पानी दें या ना दें, ये फ्लावर तब भी ऐसे का ऐसे ही ब्लूम करेगा। और ये प्रॉपरली पूरे सीजन पूरे साल में इसकी ग्रोथ ऐसी कैसी रहेगी, इट विल बी ब्लूम। और ये जो इसके आपके 36 पेटल्स थे हमारे पास हमारे लोगों के अंदर, ये 36 पेटल रिप्रेजेंट करते थे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 टारगेट्स को और 13 स्ट्रेटेजिक इको रीजन्स को जो कि कोलंबिया के अंदर थे। और अगर हम बात करें तो हमारे कॉप 16 के लोगों के अंदर कोलंबिया के नीचे ही एक लाइन लिखी गई हुई है, पेस्कोला नेचुरलेजा, जिसकी जो अगर हम लोग इंग्लिश में आपके ट्रांसलेशन करें तो उसकी जो थीम थी यूएन कॉप 16 की वो थी पीस विद नेचर। और अगर हम इसके 5 मेजर की पॉइंट्स की बात करें जो हम लोगों ने यूएन सीबीडी 16 से सीखा था, एंड बेसिकली दैट इज द लोगो जस्ट राइट जस्ट बिलो द कॉप 16 कोलंबिया। सीबीडी का लोगो इस तरीके से दिखता है। तो हमारे पास जो नंबर 1 पॉइंट है दैट इज कि सपोर्ट एडिड टू द बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान सबमिटेड बाय कोलंबिया। होस्ट कंट्री होने के नाते कोलंबिया ने एक तरीके से अपना एक एम्बिशियस प्लान को प्रेजेंट किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 2030 तक हम लोग प्रॉपर्ली गाइड करेंगे किस तरीके से हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। हम लोग हमारा एक बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान को अनाउंस करेंगे जिसके अंदर हम लोग 23 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग अपने 30 एक्शन प्लान्स को मुतारिफ करवाएंगे, 30 एक्शन पॉइंट्स को मुतारिफ करवाएंगे, और उसके साथ हम लोग 80 इंडिकेटर्स देंगे कि किस तरीके से आपने हमारे जो हम लोगों ने 23 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं इनको मीट कर सकते हैं। सो ये कोलंबिया की तरफ से एक उनका बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान था। और अगर मैं वैसे बताऊं तो कोलंबिया के अंदर राइट नाउ जो एग्जैक्ट नंबर है टोटल नंबर ऑफ आपके लिए डिफरेंट स्पीशीज का, वो है 54,871 हमारे पास स्पीशीज है जो कि कोलंबिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो हमारे पास एनिमल्स हो, चाहे वो हमारे पास रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, एम्फीबियंस हो, मैमल्स हो, हमारे पास चाहे वो प्लांट्स हो। सो दीज स्पीशीज आर अराउंड 54,871 स्पीशीज। अगर हम मजीद आगे बढ़े तो देयर इज के क्रूशियल अलायंसेस एंड कोलिशंस concretize
द इम्पैक्ट ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स इन कंजर्वेशन प्लान्स। इसका मतलब ये था कि एक तरीके से यूएनसीबीडी के अंदर एक बड़ी अजीब सी अलायंस को देखा गया था बनते, और उस अलायंस को एट द एंड यूएनसीबीडी के अंदर नाम दिया गया था अमेजोन G9। और इसके अंदर बेसिकली ये रिप्रेजेंट की गई थी 9 अमेजोन कंट्रीज की इंडिजिनियस पीपल से। और जो हमारे पास कंट्रीज थे उसके अंदर आते थे जो मोस्ट फेमस है, जिनको हम लोग सारे जानते हैं, 2000 कोलंबिया, ब्राजील एंड पेरू। इन तीन और के साथ साथ 6 डिफरेंट कंट्रीज के इंडिजिनियस पीपल्स ने इस अलायंस को बनाया था। और उनका ये मानना था कि हम लोग प्रॉपरली हमारे जो बायोडाइवर्सिटी, हम लोग हमारे रोल को आइडेंटिफाई करवाएंगे एज द गार्डियंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और हम लोग प्रॉपरली लैंड टिलिंग की डिमांड करेंगे। एंड लैंड टिलिंग से मुराद ये है कि जब आप लोग जब आपकी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे होते हैं, जब आप सॉइल इरोड हो रही होती है, तो आप लोग उस जो आपका वेस्ट होता है एक तरीके से, फॉर एग्जांपल जो आपकी खेत की आपका वेस्ट मटेरियल होता है, आप लोग उसको अपनी जमीन पे दोबारा से खेतों के अंदर आप उसको बिछा देते हो और आप उसके ऊपर ट्रक से उसकी हल चलाते हो। उसकी वजह से ये होता है कि जो आपका वेस्ट होता है उस वेस्ट के अंदर आपके स्टिल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो आपकी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी जो आप कह लें न्यूट्रिएंट कैपेबिलिटी होती है वो दोबारा से रिगेन हो जाती है उस सॉइल की। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट है दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ एफ्रो डिसेंडेंट कम्युनिटीज, सपोर्ट फॉर द बायोजियोग्राफिक चोको एंड सम डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट्स। तो बेसिकली हमारे पास एफ्रो कोलंबियन रिप्रेजेंटेटिव्स देखे गए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग प्रॉपरली बायोडाइवर्सिटी को डिफेंड करेंगे। और उन्होंने ये एक्सप्रेस किया था कि अर्जेंट नीड टू एक्शन देखा जाना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग। और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, लेकिन साथ साथ हम अपनी एंसेस्ट्रल नॉलेज को भी शेयर करेंगे विद द वर्ल्ड कि किस तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपरली कंजर्व कर सकते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स ने किया था। और अगर हम मजीद बात करें तो एक और चीज देखी गई थी, और वो ये था कि जो चोको बायोजियोग्राफिक रीजन था, एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे 9000 से ज्यादा वेस्कुलर प्लांट्स देखे गए थे, जहाँ पर 200 मेमल्स स्पीशीज देखी गई थी, जहाँ पे 600 डिफरेंट बर्ड्स की टाइप्स देखी गई थी। उस रीजन को प्रॉपरली प्रोटेक्शन दी गई थी, उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी कि यस वी नीड टू कंजर्व दिस बायोजियोग्राफिक रीजन। और उसके बाद ये देखा गया था द रोल ऑफ पेजेंट्री इन द डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस, कि काली के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बुनियाद में देखें तो पेजेंट्स को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया गया था कि वो एक पार्ट है, एक स्टेक होल्डर है, और उनको डिसीजन मेकिंग बॉडीज के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया था। उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व किया गया था कि वो आए, वो डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ आकर अपने कंसर्न्स को रेज करें, अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। एंड यस दे आर द मोस्ट कैपेबल आपके लिए रिसोर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और जो लास्ट पॉइंट देखा गया था इज द बिग मैस ऑफ कॉप 16 ग्लोबल एनवायरमेंटल फाइनेंस, कि हर कॉप के अंदर फाइनेंस के ऊपर बात होती है, लेकिन इसके अंदर क्या थी, और वो ये था कि चूंकि हर कंट्रीज प्लेज कर रहे थे कि वी विल बी इन्वेस्टिंग है, हम लोग मोबिलाइज करेंगे अप्रोक्सीमेटली $200 बिलियन पर ईयर। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनका ये कहना था कि एटलीस्ट वी नीड $400 बिलियन पर ईयर टिल 2030, ताकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर लें 2030 तक। और जो डेवलप्ड कंट्रीज दे रहे थे दैट इज हाफ और लेस देन हाफ। अब अगर हम मजीद आगे बढ़े तो देर इज की यूएनसीसीडी, हम लोगों ने देखा था शुरुआत के अंदर कि देर इज यूएनएफसीसीसी, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यूएनसीबीडी दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और अब हम लोग देखते हैं कि यूएनसीसीडी क्या है। एंड अगर हम यूएनसीसीडी की पूरी डेफिनेशन देखें तो देर इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अगर हम बात करें यूएनसीसीडी की, तो जब हमारे पास प्रॉपर्ली हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है या एक तरीके से उसको ड्राउट का शिकार हो जाता है, तो वो अपनी कैपेसिटी को लूज कर देता है कि जिसके अंदर हम, और वो वाली कैपेसिटी जिससे वो लाइफ को सस्टेन कर सकता था, जिससे वो लाइफ को ग्रो करवा सकता था, चाहे वो हमारी प्लांट्स की हो। और जैसे ही वो अपनी कैपेबिलिटी को लूज करता है तो ये लीड करता है फॉर क्रॉप फेलियर, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं माइग्रेशन ऑफ डिफरेंट पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल्स, और साथ ही साथ माइग्रेशन की वजह से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। तो यूएनसीसीडी बुनियाद में आया था इन 1994, और इसका जो बेसिकली अल्टीरियर मोटिव था वो ये था कि वो प्रोटेक्ट करे और रिस्टोर करे उन लैंड को,
और इंश्योर करे कि किस तरीके से एक सेफर, जस्ट, मतलब कि इक्वल, और हमारे पास एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर देखा जाएगा इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो अगर हम वैसे बात मजीद आगे करें तो यूएनसीसीडी हमारे पास एक ऐसी लीगली बाइंडेड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सेट किया गया था कि ये डेजर्टिफिकेशन को एड्रेस करेगा। किस तरीके से हमारी जमीन जो जरखेज थी वो आहिस्ता आहिस्ता आप कह लें बंजर जमीन के अंदर शिफ्ट होती जा रही है, और ये देखा गया था कि किस तरीके से ड्राउट के इफेक्ट्स हमारी दुनिया के अंदर ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। यूएनसीसीडी के टोटल 197 पार्टनर्स हैं, या एक तरीके से टोटल 197 मेंबर स्टेट्स इसका पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास 196 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और अगर हम मजीद देखें तो जो कन्वेंशन है ये यूएनसीसीडी का, ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और उसके साथ ये एक ऐसा मल्टीलेटरल कमिटमेंट है जो कि प्रॉपरली बताता है या एक तरीके से ये मिटिगेट करवाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से जो हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन की वजह से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं हम उनको कम करें, हम हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करें, जिसकी वजह से हम हमें हमारा फूड मिलेगा, हमें हमारा फ्रेश वाटर मिलेगा, हमें शेल्टर मिलेगा, और साथ हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर और ऑल पीपल। और अगर हम यूएनसीसीडी के लोगों की बात करें तो सो देयर इज आल्सो अ हिस्ट्री कि इसके अंदर जो इसका लैंडस्केप है बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स लैंड स्टीवर्डशिप, या एक तरीके से लैंड ऑनरशिप। उसके बाद जो हैंड है इसके अंदर यूएनसीसीडी के लोगों के अंदर इट शोज ह्यूमन प्रेजेंस, जो हमारी नेचर इसके अंदर देखी जा रही है यूएनसीसीडी के अंदर, तो ये सजेस्ट करती है होप को, प्रोग्रेस को और जिंदगी को। और जो सर्कल है यूएनसीसीडी के अंदर डेट सिंबलाइज के किस तरीके से कन्वेंशन अपनी अप्रोच को दिखाएगा ग्लोबली। और जो लास्ट है वो ट्रेडिशनल यूएन का लॉरल है जो कि डिमांड करता है रिस्पेक्ट को और अथॉरिटी को डिमोन्स्ट्रेट करता है कि यस वी आर रिस्पॉन्सिबल टू शोकेस एंड टू गिव सजेशंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर लैंड। अगर हम मजीद आगे बढ़े सो देयर कम्स कि किस तरीके से कन्वेंशन यूनाइट करता है हमारी डिफरेंट, या एक तरीके से किस कन्वेंशन के अंदर कौन कौन सी पार्टीज आती हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स आते हैं। सो बेसिकली कन्वेंशन के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट्स भी आती हैं, हमारे साइंटिस्ट्स भी आते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स भी आते हैं, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी आता है, हमारी कम्युनिटीज भी आती हैं जो कि एक शेयर्ड विजन को अप्रोच करती हैं। और वो शेयर्ड विजन कौन सा होता है कि जिसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया की जमीन को रिस्टोर करना होता है और उनको मैनेज करना होता है। और अगर वैसे देखें तो ये वाला जो वर्क है बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारे जमीन की सस्टेनेबिलिटी के लिए, और साथ ही साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी। और यूएनसीसीडी की वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग जाए भी सही, सो देयर इज अ थिंग, और ये खुद वो यूएनसीसीडी कहती है कि हेल्दी लैंड इज सेंट्रल टू द वेलबींग ऑफ द प्लैनेट्स इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये हमें फीड करवाती है, हमें खैर से रिहाइश प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। और अगर हम मजीद आगे बढ़े तो देर इज के यूएनसीसीडी के अंदर हमारे पास चार पार्टीज आती हैं, चार गवर्निंग बॉडीज आती है। एक आती है हमारे पास द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप, उसके बाद आता है द कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद आता है द कमेटी फॉर द रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन, और फोर्थ आता है कि किस तरीके से हमारे पास इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप्स हैं। और ये वाली बॉडीज हैं ये इंश्योर करती हैं कि किस तरीके से यूएनसीसीडी अकाउंटेबल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, रिस्पॉन्सिव है और ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स कि वो दुनिया को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताएं और प्रॉपरली बताएं। और लास्ट थिंग ये है कि ये इंश्योर करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली लॉ को फॉलो कर रही होती है एक पार्टिसिपेटरी और कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू। एंड वी विल बी स्टॉपिंग फॉर जस्ट अ मिनट, अजान हो जाए एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग।
अच्छा, अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो देर इज द थिंग, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूएनसीबीडी और यूएनसीसीडी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आइदर जस्ट आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आइदर यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड ओपन योर माइक। सो इट्स ओवर टू यू एंड इट्स अप टू यू। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मजीद, यस सर, सर इस्माइल, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, आपने ज़िक्र किया अमेज़न का। तो अगर अमेज़न की स्टडी को देखा जाए, जब से दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है तकरीबन 40 करोड़ साल से, तो अमेज़न में तो सर किसी किस्म का नो फर्टिलाइज़र, किसी किस्म का पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल हो रहा। वो तो जंगलात सारे के सारे इकोसिस्टम, नेचुरल सिस्टम के ऊपर ही डेवलप हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम आसिफ शरीफ साहब उनका फिज़िकल विज़िट जाके कर चुके हैं। वो वहाँ पर गए थे किसी एग्रीकल्चर सिस्टम में उनको कंसल्टेंसी देने के लिए। तो वहाँ की जो इंतजामिया थी, उन्होंने फिर उनको जब सहारा दिया, मेरे उस्ताद मोहतरम ने उनका मुआयना किया, विजिट किया। वहां से फिर उन्होंने आके पाकिस्तान में नेचुरल एग्रीकल्चर सिस्टम को प्रमोट किया, जिसको रेज बेड कहते हैं, पायदार कुदरती निजाम काश्तकारी। सर आपने जिक्र किया रेजिड्यू ऑफ क्रॉप्स, नो डाउट ये जमीन का ऑर्गेनिक मैटर में भी मुआवन होती है। और साथ ही साथ अगर हम इसको रेज बेड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं मल्चिंग के, तो हमारी सैल का जो है ना वो टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है और उसमें मजीद जो है ना फर्टिलिटी में भी इजाफा करता है। अनफॉर्चुनेटली ये 1% भी अभी तक पाकिस्तान में इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। जो कन्वेंशनल फार्मिंग, इसमें तो अनलिमिटेड पानी का इस्तेमाल, हमारा फार्मर इस बात से अवेयर नहीं है कि उसको पानी की जरूरत है या नहीं। उसको ये नहीं पता कि उसने मॉइस्चर कैसे टेस्ट करना है। वो तो टोटल जो है ना वो मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसको नहीं पता कि कौन सा फर्टिलाइजर और कौन सी पेस्टिसाइड की जरूरत है। वो तो सारा का सारा जो कंपनी है वो सारा का सारा उसको अपने प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। हमारा फार्मर कंपनीज का मुलाजम होकर रह गया। इसकी क्या रीजन है? इसके ऊपर पाकिस्तान में क्यों काम नहीं हो रहा? जिस तरह हमारे पानी के रिजर्व खत्म होते जा रहे हैं, अभी लम्हा फिक्रिया हो चुका है कि वही फार्मर सर्वाइवल करेंगे जो नेचुरल फार्मिंग के होंगे। बाकी तो सारे की सारी क्लाइमेट एक्शन जो है ना हमारे एग्रीकल्चर को डैमेज करते हुए जा रहा है। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर, अगर हम ऐसे बात करें तो हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लें अपडेशन की ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं, मेरा मानना ये है कि हमारी गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा लैंड टिलिंग की और डिफरेंट प्रैक्टिसेस की। और मोस्ट प्रॉब्ली सर हमारे किसान को प्रॉपर्ली नॉलेज नहीं है कि कितनी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर लगानी है, कितनी ज़्यादा पेस्टिसाइड देनी है एक दिन के अंदर, या फॉर एग्जांपल कि एक सीजन के अंदर कितनी ज़्यादा उसको प्रॉपर्ली ये खाद वगैरह देनी पड़ेगी। सर मेरा मानना ये है कि हमारा जो किसान है वो अभी तक ये समझ रहा है कि एक जमीन के ऊपर या एक खेत के ऊपर अगर हम लोग गन्ना लगा रहे हैं तो वो गन्ना ही लगाते रहें। हालांकि उसको ये नहीं पता कि अगर वो गन्ना बार बार लगाता रहेगा तो उसकी जो उस जमीन की न्यूट्रिएंट कैपेबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की, या उसकी जो जरखेजी है उस जमीन की, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। और हालांकि हमें हमारे किसान को ये बताना चाहिए कि अगर वो अपने खेत के अंदर गन्ना लगा रहा है एक सीजन, तो उसके अगले सीजन वो कुछ और लगाए, जिसकी वजह से उसके खेत की जरखेजी बरकरार रहेगी और उसके अगले सीजन बेशक जाके वो गन्ना लगा ले तो उसको ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलेगी। हमारा किसान अभी भी सर वही खेतों वाली वो वही सोच लेके बैठा हुआ है कि एक ही अगर हम लोग लगा रहे हैं चीज तो हम लोग उसको वही लगाते रहे, शिफ्ट नहीं ला रहे। और दूसरी बात अगर हमारी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर हम हमारा एग्रीकल्चर को कहा तो जाता है कि रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके अंदर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया जा रहा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज। और पॉलिसीज के अंदर भी सर हमारे पास 3 to 4 ऐसे पॉइंट्स है मेजरली जो कि अपडेट होने की जरूरत है। एकेडमिया बहुत ज्यादा पुश भी कर रही होती है, लेकिन गवर्नमेंट एट द एंड कुछ नहीं कर रही होती। सो इट्स जस्ट सर कि विद प्रॉपर नॉलेज, और अगर हम लोग हमारी एग्रीकल्चर के अंदर पॉलिसी को अपडेट कर लें, हम लोग इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम हमें 2 से 3 महीने भी इसके ऊपर लगातार काम कर लें तो 2 से 3 महीने के बाद रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर, विद योर काइंड परमिशन मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जस्ट एक मिनट लूंगा। इस सिलसिले के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको 5 साल से काम कर रहा हूँ। जो मेरे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट ब्रदर सिस्टर ये नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, मेरा नंबर ऑलवेज ग्रुप में है। मैं हाजिर हूँ, मैं फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मेरा पैशन है खिदमत करना और साइल का असल टेक्सचर को जो है ना वो मेंटेन करना और आपको आला किस्म की फूड जो है ना वो न्यूट्रिशन से फुल तैयार करके देना। ये मेरा जिंदगी का मकसद और पैशन है। कोई सर्विस चार्ज नहीं, हम फ्री पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए इस सिलसिले में कि मिसाल के तौर पे आपका फार्म है बड़ा है, देन हम अपनी टीम दे सकते हैं। अदरवाइज पढ़ाने के लिए मैं कोई चार्ज नहीं लेता। ये मेरा जिंदगी का मसला है। इस सिलसिले में हम हाजिर है सर कि आपका 70% पानी की बचत होगी, आपकी 70% फर्टिलाइजर की बचत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पेस्टिसाइड तो हम यूज ही ना करते सर। पेस्टिसाइड तो हम 0% भी यूज नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह।
पानी की बचत, सीड की बचत और आपकी फर्टिलाइजर की बचत है इसके सिस्टम में, जो नेचुरल ऑर्गेनिक सिस्टम है, नेचुरल फार्मिंग रेज बेड, पायदार कुदरती निजाम काश्तकार, जिसको आप यूट्यूब पे जाएंगे PQN के नाम से आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो पायदार कुदरती निजाम काश्तकार, जिसको इंट्रोड्यूस मोहतरम सर आसफ शरीफ साहब है, आप उनको सुन सकते हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और अगर किसी कोई और क्वेश्चन है प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। सवाल पूछने से किसी को कोई मना नहीं किया जाता। मेरा मानना ये है कि इट्स इज ऑलवेज अ टू टाइम या टू वे डिस्कशन। यस, देयर इज अ हैंड बीइंग रेज्ड बाय मिस्टर सैयद कशान गिलानी। ओवर टू यू। Assalamualaikum, Mr. Daniel. Am I audible to you? यस कशान, आप ऑडिबल है। Daniel, thank you so much for these sessions. I really appreciate your efforts on this climate change. So, Daniel, कल के सेशन में भी और आज के सेशन में भी एक चीज़ मैंने नोटिस की, that is the climate funding. ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्लाइमेट फंडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। और ये लास्ट टाइम मेरे पाकिस्तान हुई थी, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी ये चीज़ हाईलाइट की थी कि क्लाइमेट फंडिंग का हमें मसला है। ठीक है, और मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जो एजेंडा 2030 है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लाइमेट फंडिंग कितनी होनी चाहिए थी पाकिस्तान की। ठीक है, और अभी हमारे पास कितनी हो चुकी है। और उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इतनी कंसर्न है कि हमें क्लाइमेट फंडिंग की ज़रूरत है तो कार्बन टैक्स क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रही। बस मेरा इतना सा क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे आपका सेकंड वाला पार्ट समझ आया था। मुझे आप काइंडली अपना फर्स्ट वाला पार्ट दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा, जिसमें आप कह रहे थे कि मुझे फर्स्ट वाला पार्ट दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी क्लाइमेट फंडिंग है, ठीक है, एज पर माई नॉलेज हमारा टारगेट 2030 तक पाकिस्तान का 442 या 340 बिलियन डॉलर्स था। ठीक है, एंड अभी हमारे पास उसमें से कितना हम कर चुके हैं या कितनी हमारे पास क्लाइमेट फंडिंग हो चुकी है। और अगर हमारे पास क्लाइमेट फंडिंग बहुत कम है एज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, तो हम कार्बन टैक्स क्यों नहीं लगाते। ठीक है, कि हम अपनी डेली लाइफ परचेजेस के ऊपर जस्ट मिनिमम अमाउंट, ठीक है, इस एक एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं आ रही कि हम सिटीजन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं जितने भी काम कर रही हैं उनकी जो EPR है या फिर जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कंप्लायंस के लिए हम उनको इंसेंटिव्स भी नहीं दे रहे और उनके ऊपर भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहे। वो बड़ी इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स फेक करके और वो पैसे दे के और अपने आप को कार्बन क्रेडिट्स दे के क्लियर हो जाते हैं हमारे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट क्यों नहीं काम कर रही। हमें क्लाइमेट फंडिंग चाहिए, एक्चुअली हम काम कर रहे हैं तो क्लाइमेट के ऊपर ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, रिगार्डिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा क्लाइमेट फंडिंग की ज़रूरत है और पाकिस्तान के पास अभी कितनी ज़्यादा क्लाइमेट फंडिंग है। अगर हम लोग COP28 के हिसाब से देखें तो COP28 के हिसाब से जब हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए थे दुबई के अंदर, तो इस कि पाकिस्तान को प्रॉपरली क्लाइमेट से लड़ने के लिए वी नीड मोर देन $335 बिलियन। एंड उन्होंने यही कहा था पूरी दुनिया के सामने कि अगर आप पाकिस्तान को देखना चाहते हैं कि वो क्लाइमेट रिजिलिएंट बने तो आप हमें $335 बिलियन की फंडिंग दे दें। लेकिन इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि हर कंट्री अपना कंसर्न रेज करना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम मजीद इसके बारे में देखें पाकिस्तान की डोमेन के अंदर कि उसको भी कितना मिला हुआ है, आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन आपको प्रोजेक्ट्स के हिसाब से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं राइट नाउ। जो सबसे बड़ी कंसर्निंग बॉडी है जो आपको पूरी दुनिया को फंड्स दे रही होती है क्लाइमेट चेंज के डोमेन के अंदर, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF हम उसे इन शॉर्ट कहते हैं। और GCF कम्स डायरेक्टली अंडर UN। और GCF के अंदर पाकिस्तान के जो अभी करंटली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 2011 प्रोजेक्ट्स। और GCF के अंदर आपके दो चीज़ों को मेनली टारगेट किया जाता है। एक कि आपका प्रोजेक्ट या तो वो अडेप्टेशन के ज़ुमरे के अंदर फॉल कर रहा हो, और दूसरा आपका प्रोजेक्ट या तो मिटिगेशन के ज़ुमरे के अंदर फॉल कर रहा हो। या अगर आपका प्रोजेक्ट अडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों के ज़ुमरे में फॉल करे तो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड।
और अगर मैं मजीद आपको ये बताऊं तो लास्ट ईयर पाकिस्तान की जो कहने प्रोग्रेस थी क्लाइमेट फंडिंग के अंदर, वो ये थी कि 2023 के एंड और 2024 के शुरू के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 7 प्रोजेक्ट्स जीसीएफ से अप्रूव करवाए होते, वाइल इंडिया जो था उसके तकरीबन 13 या 14 प्रोजेक्ट्स उस वक्त ऑलरेडी क्या कहते हैं अप्रूव्ड थे। सॉरी। और अगर हम मजीद हमारी लास्ट ईयर की प्रोग्रेस से देखें तो यस, हमारे पाकिस्तान ने प्रॉपर्ली 4 और आप कह लें प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को अप्रूव करवा लिया था, और वो प्रोजेक्ट्स अभी भी रन कर रहे हैं। अगर हमारे पास इसके अंदर जो मेजर वंस थे जिनके अंदर जीसीएफ ने आप प्रॉपर्ली ये कह लें कि मदद दी थी, लेट मी जस्ट टेल यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास उसका डाटा था। और उसके अंदर हमारे पास जो मोस्टली या मोस्ट प्रोमिनेंट वंस थे, जिससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान को जो क्लाइमेट फंडिंग दी जा रही होती है वो कहाँ लग रही होती है, किस जुमरे के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल रही होती है। तो जो आपके मेनली प्रोजेक्ट्स थे, 10 प्रोजेक्ट्स जो आपके मेनली थे, उसके अंदर था एक तो आपका था ग्लोफ का, और हमें पता है कि किस तरीके से ग्लोफ के अंदर यूएनडीपी और बाकी यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर आपका ये ग्लोफ का प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2024 के एंड पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट यूएन को वापस सबमिट करवा दी थी कि हम लोग किस तरीके से हमारे ग्लेशियर्स को प्रॉपर्ली मेल्ट डाउन होने से बचा सकते हैं। और अगर हम ग्लोफ के अलावा भी देखें तो एक आपका प्रोजेक्ट जो जीसीएफ से फंडेड है, डेट इज़ कि किस तरीके से हम लोग हमारी विमेन को एम्पावर कर सकते हैं, हमारा जो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर का इकोसिस्टम है वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकता है। दूसरा ये था कि किस तरीके से जीसीएफ और आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी वो रिजिलियंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को बना सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये मल्टीपल कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट हो रहा है, किसके अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर भी ये वाला प्रोजेक्ट चलेगा। तीसरा आपका था रिचार्ज पाकिस्तान का, जो कि हम लोगों ने कल मेरे ख्याल से डिस्कस किया था मोस्ट प्रोबेबली। इस ये वाली डोमेन्स थी। उसके अलावा जो आपका एक और क्वेश्चन था डेट वाज कि किस तरीके से हमारे पास कार्बन टैक्स या कार्बन ट्रेडिंग क्यों नहीं आ रही। कार्बन ट्रेडिंग को देखा जा रहा है, कार्बन टैक्स को इस तरीके से नहीं लेके आ सकते क्योंकि राइट ना हमारे पास वो पॉलिसीज नहीं है। पहले तो आपको प्रॉपर्ली फिर डिटरमिन करना पड़ेगा कि इस एक छोटी सी चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ सोप, तो उस सोप के ऊपर आपको कितना कार्बन टैक्स लगाना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए आपको उस चीज़ की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको मैन पावर लगानी पड़ेगी। मैन पावर आपको ये बताएगी कि हाँ भाई इस प्रॉपर्ली, जब ये प्रॉपर्ली एक सोप मैन्युफैक्चर होकर आपके पास आ रहा होता है, टिल फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स टिल इट्स पैकिंग एंड बीइंग डिलीवर्ड टू यू, तो उसके अंदर कितना ज़्यादा आपको कार्बन एमिशन लगे होते हैं। और मेनली हमारे पास जो मसला आ रहा होता है कार्बन टैक्स के अंदर वो ये है कि आपके पास मैन पावर नहीं है। मैन पावर इन अ सेंस कि वो प्रॉपर्ली ये चीज़ को एलोकेट कर पाए कि हाँ एक प्रोडक्ट को बनने के लिए या एक प्रोडक्ट के बनने के दौरान कितना ज़्यादा कार्बन एमिट हो रहा है, और उस कार्बन जो कार्बन एमिशन हमारे पास हो रही है वो कार्बन एमिशन के इक्विवेलेंट हमें कितनी ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, चले अगर हमारे पास ये सब कुछ आ भी जाता है, हमारे पास डाटा आ भी जाता है, हमारे पास मैन पावर वो आ भी जाती है, तो जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो चीज़ नहीं लेकर आएगी। क्यों? कि इससे आपकी जो करंट या हालिया स्टेट है राइट नाउ, पब्लिक सेक्टर ले लें या प्राइवेट सेक्टर ले लें, दोज विल बी इन फिट्स, उनको थोड़ा सा मुश्किलात हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब अगर हमारे पास कार्बन टैक्स भी आ जाएगा तो वो हमारा जो अभी करंट प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट हो जाएंगी, जो अभी हम लोग जिस करंट प्राइसेस के ऊपर चल रहे हैं। तीसरी बात, जस्ट द मिनिमम अमाउंट, अगर आप बहुत कम अमाउंट लगाएं, जस्ट ₹1 या इससे भी कम, और आप सिटीजन्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें ना टैक्स। ये नहीं है किसी इंडस्ट्रीज को बाउंड करें कि वो कार्बन टैक्स ही दें। ठीक है, हम एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट हम भी कार्बन एमिशन में उतना ही पार्टिसिपेट करते हैं जितना कि ज़्यादा अगर हम इंडस्ट्रीज के बने हुए प्रोडक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो टू वे प्रोसेस है ना, फिर हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, फिर इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर देखा जाए तो आइदर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन इनकॉर्पोरेट द कार्बन टैक्स इनटू योर बिल्स, जो आपके बिल्स आ रहे होते हैं, चाहे वो मिनिमम अमाउंट हो या चाहे आपका वो इस तरीके से कर ले कि जितने आपका बिल आ रहा है करंटली पर मंथ के लेवल से, उसके अंदर 10% आपकी जो बिल होगा उसके अंदर 10% इंक्रीज हम लोग करेंगे इन ऑर्डर टू फिक्सेट द कार्बन एमिशंस जो आप लोग कर रहे हैं। इसको इस तरीके से किया जा सकता है। और तीसरी बात आप लोगों ने आपने कहा था कि किस तरीके से अगर हम लोग आईएसओ की रिपोर्ट्स वगैरह बन रही हैं पैसे देकर, और डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज वो आपके पाकिस्तान के अंदर चल लेती हैं, एम आई राइट? आपने ऐसे कुछ कहा था।
मैंने कहा था कि जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो बड़ी इजीली मिल जाते हैं इंडस्ट्रीज को पैसे दे के, ठीक है। और उसके अलावा मैं कंप्लायंस की बात की थी कि जो एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और उसके अलावा जो आईएसओ होते हैं फ्रेमवर्क इंडस्ट्रीज के लिए, उनकी कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को ओके इंडस्ट्रीज को कंप्लायंस करवा सकते ओके। सो देयर इज अ थिंग कि जो आपकी कंप्लायंस है उस कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट्स का हमारे पास जो आपकी ईपीडी है, फॉर एग्जांपल आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स या आपका जो पाग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसकी एक जो आपकी डिवीजन है उसके अंदर जो एक डायरेक्टरेट है दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स। बेशक वो आप कह लें आईएसओ सर्टिफिकेशन के थ्रू अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवा लें और उसका प्रोजेक्ट बन जाए, लेकिन तब भी वो इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन रिपोर्ट्स आपकी गवर्नमेंट को भेजिए। आपकी गवर्नमेंट की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, वो उन तक अपनी मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन रिपोर्ट्स पहुंचाएं। किसी किसी असना के अंदर वो मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन रिपोर्ट्स होती हैं 3 मंथ के वक्फे से, किसी किसी के अंदर होती हैं वो 6 मंथ के वक्फे से। अगर आप ये नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि यस यू आर नॉट फुली कंप्लाइंग इन ऑर्डर, यू आर नॉट फुली कंप्लाइंग अपने गोल्स के मुताबिक, जो आपने गोल्स पहले से सेट किए हुए थे कि फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो हम लोग इस तरीके से अपनी कार्बन एमिशंस को कम से कम करेंगे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट कभी भी गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि चाहे वो रात के 12 बजे आए, चाहे वो दिन के आप कह लें 6-7 बजे आए, वो कभी भी आ सकती है 24 घंटे के अंदर। आपकी इंडस्ट्री के ऊपर आ सकती है, आपकी इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली चेक एंड बैलेंस कर सकती है, आपके से सवाल कर सकती है। सवाल करेगी, नहीं होगा आपके पास आंसर तो यस फर्स्टली वो आपके थोड़ा सा फाइन लगाएगी, यस आप प्रॉपर्ली कंप्लाई कर लो। तब भी नहीं करोगे तो दूसरी दफा भी आएगी, दूसरी दफा करोगे तो थोड़ा सा फाइन ज्यादा हो जाएगा, तीसरी दफा नहीं आओगे, अगर तीसरी दफा भी आप फॉलो नहीं कर रहे होते तो देन गवर्नमेंट्स यूजली या गवर्नमेंट्स या ईपीएस आपकी कोर्ट के अंदर आपकी वो ले जाती है इस चीज को, इस अपील को, और इसके अंदर फिर कोर्ट आपको फाइन करवाती है और उसको सील कर देती है। देन आप अपना इस चीज जो आपकी सॉरी आपने आप इस चीज से लड़ने के लिए हाई कोर्ट के अंदर भी अपील करते हो, हाई कोर्ट के अंदर भी चीज जाती है, और अगर हाई कोर्ट के अंदर भी आपकी फैक्ट्री सील होने का हुक्म होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हो। सो दिस इज द थिंग जो कि प्रॉपर्ली जुडिशियल सिस्टम के थ्रू और आपकी ईपीएस और आपकी ईपीडीज मैनेज कर रही होती हैं। और तीसरी बात ये थी कि किस तरीके से आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह प्रॉपर्ली कार्बन क्रेडिट्स को ले लेती है पैसे देकर। तो उनका काम ही यही है बेसिकली। अगर वो कार्बन क्रेडिट्स नहीं लेंगी पैसे देकर डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, देन एक तरीके से वो कंप्लाई नहीं कर रही होंगी या एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा एमिशन करेंगी और उनको मैनेज करना पड़ेगा, अपने चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। जो एजेंसीज उनको कार्बन क्रेडिट्स दे रही होंगी या जो एजेंसीज उनको कार्बन क्रेडिट्स के सर्टिफिकेशंस दे रही होंगी, वो एजेंसीज पहले से ही यूएन या यूरोपियन यूनियन या एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफाइड होती है कि हम लोग, हमारे पास ये इख्तियार है कि हम लोग इतनी अमाउंट के अंदर ये कार्बन क्रेडिट्स वगैरह दे सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, और वो इंडस्ट्रीज देन प्रॉपर्ली फॉलो अप करती हैं कि हमने इतने परसेंटेज से ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं करनी पर मंथ या पर साल। अगर हम लोग करेंगे तो देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वक्त आ सकती है या एक तरीके से बाहर की कंट्रीज के अंदर यूरोपियन यूनियन की टीम्स आ सकती हैं जो कि आपकी फैक्ट्री को सील वगैरह कर सकती है। सो दिस इज द थिंग। और वो जहाँ से ले रही होती हैं कार्बन क्रेडिट्स वो एजेंसीज प्रॉपर्ली सर्टिफाइड होती हैं, आइदर फ्रॉम यूएन, आइदर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। मोस्टली बाहर की कंट्रीज के अंदर यूरोपियन यूनियन होती है और पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट पाकिस्तान है। सो दिस इज द आंसर्स टू योर क्वेश्चन। देयर इज अनदर हैंड रेज्ड बाय मिस्टर रोहन गिलानी। यस रोहन, रोहन सॉरी। आई एम रोहान गिलानी और मैं इन्वायरमेंटल साइंसेज का स्टूडेंट हूँ कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। तो सर मेरा आपसे जो है एक मासूमाना सा सवाल है कि ये जितने भी ग्रीन यूथ मूवमेंट इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हमारी काम कर रही हैं, तो ये हम काफ़ी एक टाइम से देख रहे हैं, कोई रिसेंटली कोई 10 to 15 ईयर्स हम देख रहे हैं इन पे, मतलब एक अच्छे लेवल पे जो है काम हो रहा है, काफ़ी जो है कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं इस पे, और जो स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से बनाई जा रही हैं स्ट्रेटजीज।
क्या कोई ग्रास रूट लेवल पे कोई काम शुरू हुआ है पाकिस्तान में? अगर शुरू हुआ है तो भी जो मतलब कहने का मतलब है कि एलीट क्लास जो एरियाज़ हैं, मेरे ख़्याल से वहाँ पे शुरू हुआ है। क्योंकि हम अगर रूरल एरियाज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे उस लेवल पे काम नहीं हो रहा। अगर हो रहा है, तो भी वहाँ पे कोई ऐसी सर्विलेंस है नहीं। और जितने भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये हो भी मतलब उन एरियाज़ में रहे हैं, जहाँ पे मोस्टली लोग जो है अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में। क्लाइमेट चेंज हो गया, हमारा कार्बन एमिशन हो गया, और इन चीज़ों के बारे में मोस्टली लोग तकरीबन इनको अवेयरनेस तो है, लेकिन ये है कि जो स्ट्रेटजीज़ मतलब बनाई जाती हैं या स्ट्रेटजीज़ डिस्कस होती हैं, तो जो रूरल एरियाज़ हैं, उनमें ये इम्प्लीमेंटेशन इनकी ना होने के बराबर है। क्योंकि मेरा खुद अपना ताल्लुक एक रूरल एरिया से है, कश्मीर के कोटली से। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कोई जो स्ट्रेटजीज़ बनाई गई हैं, उन पे आज तक कोई ऐसा अमल नहीं हुआ, या दीगर जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, तो उन पे कोई अगर अमल हो भी रहा है या कोई इनिशिएटिव ले भी रहे हैं, तो उसकी जो सर्विलेंस कोई नहीं हो रही। तो सर आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? अच्छा, फर्स्टली सो मच, थैंक यू सो मच फॉर आंसर आस्किंग योर क्वेश्चन। जो आपका आंसर है उसके अंदर ये है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इट डजेंट मैटर कि एक ऑर्गेनाइजेशन करे या एक प्रॉपरली आपकी लोकल गवर्नमेंट करे, जो यूनियन काउंसिल होती है आपकी। आप भी कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपना काम स्टार्ट। और उसके अंदर जस्ट ये है कि यस, यू हैव टू मेक, यू हैव टू बिल्ड योर कम्युनिटी। आपको आपकी कम्युनिटी को एम्पावर करवाना पड़ेगा, आपको आपकी कम्युनिटी को एजुकेट करवाना पड़ेगा कि क्या क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इम्पैक्ट्स है, क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से आप लड़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से आप अपना जर मुबादला कमा सकते हैं, या एक तरीके से किस तरीके से यू कैन ओपन योर एंटरप्रेन्योरशिप, एक तरीके से यू कैन ओपन योर स्टार्टअप्स इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। हमारे पास अगर वैसे बात करें तो देयर इज वन ऑफ द मोस्ट youngest Pakistan's climate advocate जो कि है, उनका नाम है ईमान दानिश, and she has started her own venture and she is just 13 years old, और वो basically dolls बना रही होती हैं from not from the plastics but from the plant fiber से। अगर हम ऐसे बात करें तो इंडिया के अंदर हमारे पास there is an other remarkable child and she is just 11 years old, उनका नाम है प्रसिद्धि सिंह। she has been the focal person, और एक तरीके से उनको इंडिया के बहुत सारे जो उनके मेजर्स आप कह लें अवार्ड्स होते हैं उनसे नवाजा गया है। यूएन के अंदर भी उनकी आप कह लें नुमाइंदगी उन्होंने की है यूएन के अंदर, इंडिया की 11 साल की भी है वो। और साथ साथ शी इज द फाउंडर ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, और शी स्टार्टेड हर क्लाइमेट जर्नी एट द एज ऑफ जस्ट 4। सो और उन्होंने इन दोनों आप कह लें क्लाइमेट एडवोकेट्स ने, जो कि जस्ट अभी आपके लिए टीनेजर्स हैं या एक तरीके से बच्चे हैं, चाहे एक 11 ईयर्स ओल्ड है और एक 13 ईयर्स ओल्ड है, इन्होंने अपनी क्लाइमेट जर्नी का आगाज ही एक अपने स्पेसिफिक जगह से किया था, उन्होंने अपने स्पेसिफिक शहर से किया था। ऑब्वियसली अगर आपके पास आपके लिए कैपिटल नहीं है तो देन you can get arrange the capital from either a big organization या आप फेलोशिप्स कर लें। फेलोशिप्स के अंदर you propose your project, and अगर आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली एक तरीके से एक्सेप्ट हो जाता है then you get the grant, और उस ग्रांट के थ्रू आप अपने सॉरी प्रोजेक्ट को प्रॉपरली इम्प्लाई करवा सकते हैं अपने एक रिस्पेक्टिव सिटी के अंदर, अपने एक रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर। दूसरी बात कि आप कह रहे थे सुपीरियरिटी नहीं होती है, एक तरीके से उसका प्रॉपरली मैकेनिज्म नहीं है कि किस तरीके से वी कैन चेक मेंटेन और चेक एंड बैलेंस विद आवर प्रोग्रेस। हम लोग प्रॉपरली इसको मेंटेन कर सकते हैं किस तरीके से कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से चाहे एक फंडिंग ले रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली कंप्लाई करती है कि यस यू हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट, चाहे वो 3 महीने बाद हो, चाहे वो 6 महीने बाद हो, चाहे वो प्रोजेक्ट के बाद हो, कि जिसके अंदर आप पहले ये बताएं कि आपने वो फंड्स कहाँ कहाँ लगाए। दूसरी बात ये बताएं कि आपका जो इम्पैक्ट बना है वो ओवरऑल इम्पैक्ट कहाँ पे क्या बना है, और उस इम्पैक्ट के असर से किन किन लोगों को फायदा पहुंचा है आपकी कम्युनिटी के अंदर। और आई गेस यही तो सवाल थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट? और फिर अमान जी सर, थैंक यू सो मच। आपने जो है क्लियरिटी दी मेरे क्वेश्चंस को। इसके साथ सर मेरा छोटा सा एक और सवाल है कि जितने भी आपने अभी यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट की बात की कि उन्होंने अपने मतलब लोकल एरियाज़ में या अपने एरिया में जितना भी उन्होंने काम किया है, तो इसके साथ मैं समझता हूँ कि ये एवरी इंडिविजुअल लिविंग ऑन द प्लेनेट उस पे ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइमेट का या अपने सॉरी अपने एरिया का ख्याल रखे, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखे। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक काम करती है तो
वो लाइक ऐसे एक ऐसा इंप्रेशन जाता है कि लोगों पे कि ये स्पेसिफिकली इनका काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये एवरी इंडिविजुअल जो भी इस एनवायरनमेंट में हमारे रह रहा है, जो भी हमारी सोसाइटी में रह रहा है, जब तक हर इंडिविजुअल जो है अपना पार्ट पूरा नहीं करेगा तो ये काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल दैट्स ऐसे ऑल। ही है। नो वरीज रुहान, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अंदर मेरा मानना ये है कि यस द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आपके अंदर से ही जब आप एक तरीके से मोटिवेट होते हैं देन यू कैन स्टार्ट द चेंज। और आई नो कि मोटिवेट आप सदा बाहर नहीं होते, आप पूरे साल मोटिवेट नहीं रहते, लेकिन यस आप मुझे किसी ने कहा था कि आप फ्लावर डज नॉट ब्लूम फॉर ऑल द सीजन या फॉर ऑल द ईयर। आपका जो एक फ्लावर एक खास स्पेसिफिक सीजन के लिए ब्लूम होता है, देन वो दोबारा से ब्लूम होने के पीरियड की तरफ से चला जाता है, एंड देन इट आल्सो ब्लूम्स अगेन एंड अगेन। So it's just the thing. And apart from this, I guess, yes, yes, yes. Thank you so much, Miss Asha. And now we are moving forward. ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं यूएनसीसीडी कॉप 16। और मेरे नज़दीक ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉप्स है, जो कि बहुत अच्छी है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा बात होती है मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर हम वैसे बात करें तो यूएनसी कॉप 16 जो यूएनसीसीडी थी, उसका जो 16 सेशन था वो सऊदी अरेबिया के अंदर टुक प्लेस हुआ था, रियाद के अंदर। और वो था फ्रॉम 2 दिसंबर टू 13 दिसंबर लास्ट ईयर। यूएनसीसीडी जो कॉप 16 थी, उसने क्रिटिकल माइलस्टोन से भी ये ज्यादा की अहमियत रखती है। क्यों? क्योंकि इसने प्रॉपरली ग्लोबल एम्बिशन को रेज करवाया था। और इसने कंट्रीज को अर्ज किया था कि वो एक्शन को अपने एक्सेलरेट करें लैंड प्रिजर्वेशन के लिए, लैंड रिस्टोरेशन के लिए और ड्राउट रिजिलियंस के लिए। किस तरीके से? पीपल सेंटर्ड अप्रोच के थ्रू, कि लोगों को कहें वो कि वो अपने लैंड्स को प्रॉपर्ली रिस्टोर करें, अपने लैंड्स को प्रिजर्व करें और ड्राउट रिजिलियंट बनाए। और इसके अंदर उन्होंने ये एग्जाम्पल्स को शोकेस करवाया था कि किस तरीके से एक लीडर अपनी कम्युनिटी के अंदर उठता है, वो अपने लोगों को एम्पावर करवाते हैं, एंड देन उनके वो सारे लोग अपने उस लीडर के साथ दे properly change the future of their own area। तो उसके बाद ये है कि जो यूएनसीसीडी कॉप 16 थी, इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज द ग्लोबल वॉइस फॉर लैंड। और ये वन ऑफ द 3 मेजर यूएन ट्रीटीज हैं जिन्हें हम लोग रियो कन्वेंशंस कहते हैं। और अगर हम रियो कन्वेंशंस कहेंगे तो हम लोग जो इनका दूसरा नाम है डेट इज सिस्टर कन्वेंशन या सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे पास यूएन के अंदर 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या 3 सिस्टर कन्वेंशंस हैं। एक है यूएनसीबीडी, एक है यूएनएफसीसी और एक है यूएनसीसीडी। यूएनसीबीडी की तरह इसके भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं 2197 पार्टीज, जिसमें हमारे पास 196 कंट्रीज आते हैं और एक हमारे पास यूरोपियन यूनियन आती है। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की तरफ चलें तो जो कॉप 16 है, इसकी जो थीम थी डेट वाज और लैंड और फ्यूचर। और अगर हम लोग मजीद इसके ऊपर आगे बात करें तो ये 30 सालों के अंदर होने वाली एक ऐसी वाहिद कॉप थी जो कि वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कॉप्स थी इन टर्म्स ऑफ लैंड। और इसने किस तरीके से इस चीज को मार्कअप किया था कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर हुई थी और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन के अंदर हुई थी। और ये एक तरीके से गेम चेंजर साबित हुई थी इन टर्म्स कि इसने ग्लोबल कमिटमेंट को एक्सेलरेट करवाया था कि वो इन्वेस्ट करेंगे और वो अपने लैंड को रिस्टोर करेंगे और ड्राउट रिजिलियंस को बूस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हम उनके लोगों को फायदा होगा और इससे उनके प्लेनेट को फायदा होगा। अगर हम लोग मजीद आगे बढ़े तो देर इज द थिंग कि कॉप 16 के अंदर हमारे पास ये चीज देखी गई थी कि इसने ग्राउंड वर्क को ले करवाया था, इसने रास्ता बनाया था कि किस तरीके से फ्यूचर के अंदर हम लोग ग्लोबल ड्राउट रिजिलियंट बन सकते हैं। और इसने ये चीज कही थी कि हम लोग जो हमारी कॉप 17 होगी वो मंगोलिया के अंदर होगी इन 2026। और मीनवाइल उन्होंने ये कहा था कि जो इसका फाइनेंसिंग की मद में हमारे पास रिजल्ट आया था वो ये था कि हम लोग डेजर्टिफिकेशन से टैकल आउट करने के लिए 12 बिलियन डॉलर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये सारा का सारा जो आप कह लें इन्वेस्टमेंट जाएगी, ये मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज की तरफ जाएगी। ये सारे कंट्रीज की तरफ नहीं जाएगी बल्कि उन कंट्रीज की तरफ जहाँ पे लैंड रिस्टोरेशन की अशद जरूरत है या जहाँ पे ड्राउट बहुत बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम की, जिसका हम लोग कहते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम ऐसे बात करें तो यूएन की एजेंसी जो लीड कर रही होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अंदर वो यूएनडीपी है। और इसे किसी और चीज का नाम देना सरासर गलत होगा। यूएनडीपी 170 कंट्रीज से ज्यादा में काम कर रही है और इसका जो मेजरली मकसद है वो ये है कि वो पॉवर्टी को इरेडिकेट करे, गुर्बत का खात्मा करे और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करे।
यूएनडीपी कंट्रीज को हेल्प करता है कि किस तरीके से वो डेवलप कर सके अपनी पॉलिसीज को, लीडरशिप स्किल्स को, पार्टनरशिप्स को वो फरोग दे सके, और साथ साथ अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज को आप कह लें अपग्रेड कर सके कि किस तरीके से वो कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और इनका जो सारा का सारा काम है वो 6 डेवलपमेंट एरियाज के ऊपर सेंटर्ड है। अगर हम 6 डेवलपमेंट एरियाज की बात करें तो उनमें जो इनके एरियाज आते हैं वो आते हैं पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, दैट इज नंबर 1। उसके बाद आता है उनका गवर्नेंस, उसके बाद आता है उनका रिजिलियंस, देन कम्स एनवायरनमेंट नंबर 4, उसके बाद आता है एनर्जी, एंड देन देयर कम्स जेंडर इक्वालिटी। अगर हम ऐसे मिशन एंड उसके विजन की बात करें तो जो यूएनडीपी का मिशन है या उसका विजन है, उसके मंशूर के अंदर ये कहा गया है कि दे हैव टू एंड पॉवर्टी। उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को बिल्ड करना है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एग्जिस्ट करवाना है, उसको अपग्रेड करवाना है और उसको एक तरीके से एम्पावर करवाना है पूरी 170 कंट्रीज के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को आपके लिए फरोग देना है, और वो एडवोकेट करेंगे फॉर चेंज, वो कंट्रीज को कनेक्ट करवाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ फॉर नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस बिल्डिंग, और साथ साथ रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए, जिससे लोगों को एट द एंड फायदा होगा फॉर बिल्डिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो देन देयर कम्स के यूएन का चार्टर किस तरीके से अहमियत किरदार अदा कर रहे हैं यूएनडीपी के अंदर। अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर था, एक तरीके से वो साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को के अंदर 26 जून 1945 के अंदर। और वो किस तरह से साइन किया गया था, ये कंक्लूजन साबित हुआ था यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस की ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। और ये वाला जो चार्टर था ये फोर्स में आया था ऑन अक्टूबर 1945। अगर हम बात करें तो इस चार्टर के अंदर हमारे पास इसका जो पर्पस था या इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो ये थे कि ये मेंटेन करे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, ये डेवलप करे फ्रेंडली रिलेशंस को, दोस्ताना ताल्लुकात को अमंग डिफरेंट नेशंस के दरमियान, जो कि बेस हो इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ कि यस हम लोग प्रॉपर्ली इक्वल राइट्स को फरोग देंगे और हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ अपनी प्रोग्रेस को दिखाएंगे। एंड टू अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस, कि हम लोग आपस में हमारी एक साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन माशरती हम लोग अपना ताल्लुक बनाएंगे किस चीज़ के लिए, कि हमारी जो माशरती मुसीबतें हैं या हमारी जो समाजी मुसीबतें हैं या काफ़ी मुसीबतें हैं, हमारी जो इंसानी मुसीबतें हैं, हम लोग उन तमाम मुसीबतों से हम लोग अपने आप को बचा सकें। उसके बाद अगर हम वैसे बात करें यूएनडीपी की हिस्ट्री की, तो यूएनडीपी स्टेब्लिश की गई थी इन 1965 बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूएन, यूएनजीए से इसको स्टेब्लिश करवाया गया था इन 1975। और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से यूएनडीपी हैज बीन लिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज। अगर हम वैसे बात करें तो जो क्लाइमेट चेंज है, जस्ट अ मिनट, देयर इज एन एडिशन, ओके। अगर हम कंटिन्यू करें तो क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए जितने भी कंट्री क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए एक चीज रिक्वायर होती है कि तमाम कंट्रीज आपस में प्लेजेस बनाए अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, और वो अपना प्रोजेक्ट, अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है, नेशनल प्लेजेस है जो है, या अपने जो नेशनल गोल्स है जिसे हम लोग नाम देते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस को या एनडीसीज को, वो अपने नेशनल प्लेजेस को इस तरीके से आप कह लें मॉडिफाई करें कि ये हेल्प कर सके ग्लोबल टेम्परेचर को राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना होने के लिए, और वो अडेप्ट करे कि किस तरीके से क्लाइमेट इम्पैक्ट से उन्होंने बचना है। इनकी जो एफर्ट्स होती हैं वो लाई करती हैं या वो ऑर्गेनाइज होती हैं इन 5 थीमेटिक पिलर्स, जिनमें हमारे पास आता है एडेप्टेशन, मिटिगेशन, कार्बन मार्केट्स। बाय कार्बन मार्केट्स से मुराद ये है कि कार्बन ट्रेडिंग करना, कार्बन एमिशंस की ट्रेडिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक कंट्री कार्बन एमिशंस, अपनी जो कार्बन एमिशंस की उसकी जो परसेंटेज उसको दी गई है बाय द प्लेटफॉर्म ऑफ यूएन, वो अगर उससे कम कर रहा है तो जो उसकी रिमेनिंग कार्बन एमिशन की परसेंटेज होगी वो दूसरे कंट्री को दे देगा, और वो दूसरे कंट्री से पैसे ले लेगा अपनी एमिशन देने के बदले। उसके बाद उनका जो 4th पिलर है दैट इज फॉरेस्ट, और लास्ट पिलर आता है उनका पॉलिसी का। और यूएनडीपी सपोर्ट करता है कंट्रीज को कि किस तरीके से वो डिजाइन करें और इम्प्लीमेंट करें क्लाइमेट एक्शन को, जो डिफाइन किया जाता है एनडीसीज के थ्रू, या एक तरीके से आपका नेशनल एडेप्टेशन प्लान। और पाकिस्तान ने अपना हाल ही के अंदर लास्ट ईयर अपना नेशनल एडेप्टेशन प्लान को लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूएनडीपी के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाइमेट पोर्टफोलियो है, मतलब कि
क्लाइमेट की डोमेन के अंदर काम करना, अगर वो यूएन सिस्टम की अंदर बात करें तो यूएनडीपी बहुत ज्यादा काम कर चुका है कि इसने 140 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ये काम कर चुका है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट डोमेन, और $2 बिलियन से ज्यादा की ग्रांट प्रोवाइड कर चुके हैं, एक तरीके से $2 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। और ये चीज देखना जरूरी है कि किस तरीके से यूएनडीपी क्लाइमेट चेंज के अलावा जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात करे, एनर्जी के ऊपर बात करे, आपकी नेचर के ऊपर बात करे, आपकी हेल्थ के ऊपर बात करे, आपके फाइनेंस के ऊपर बात करे, और क्लाइमेट सिक्योरिटी के ऊपर बात करे। और यूएनडीपी सपोर्ट कर रही होती है कंट्रीज को कि किस तरीके से वो बोल्ड एक्शन ले सकते हैं अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, अपने क्लाइमेट इम्पैक्ट से जो क्लाइमेट इम्पैक्ट के खिलाफ जो उनकी रिजिलियंस शो हो रही होती है उसको इंक्रीज करने के लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले, सो देयर कम्स वन ऑफ द फेवरेट स्लाइड कि किस तरीके से यूएनडीपी काम कर रही होती है। तो यूएनडीपी बेसिकली क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट एक्शन की डोमेन के अंदर 15 की टेक्निकल एरियाज के अंदर काम कर रही होती है, जिसके अंदर एक है आपका एडेप्टेशन एंड रिजिलियंस, दूसरा आता है आपका कार्बन मार्केट्स, तीसरा आता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी, उसके बाद आता है आपका क्लाइमेट फाइनेंस, उसके बाद आता है क्लाइमेट पीस एंड सिक्योरिटी, उसके बाद आता है आपका एनर्जी, एनर्जी के अंदर आपकी जस्ट एनर्जी एंड जस्ट ट्रांजिशन बेशक आप कहते हैं, उसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट एंड लैंड, उसके बाद आपका आता है हेल्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉर मी इट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वन कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हैज बीन लिंक्ड विद हेल्थ। उसके बाद आता है इंक्लूजन, इंक्लूजन के अंदर आपको ये देखा जाता है कि हम लोग सब सांझी हैं, वी आर नॉट इनइक्वल, आपने इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने विद क्लाइमेट एक्शन। जस्ट ट्रांजिशन, उसके बाद आता है आपका लॉस एंड डैमेज, लॉस एंड डैमेज अगर हम बात करें तो जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती है, जो कॉप्स हो रही होती है, उसके अंदर लॉस एंड डैमेज के ऊपर बहुत ज्यादा बात की जा रही है आज से पिछली कॉप 26 से, जो कि 3 साल पहले हुई थी इजिप्ट के अंदर। उसके बाद आते हैं आपका नेचर, उसके बाद आता है नेट जीरो पाथवेज। नेट जीरो से मुराद ये है कि किस तरीके से आपकी कंट्रीज प्रॉपर्ली कार्बन एमिशंस को जीरो के ऊपर रिड्यूस कर लेंगे। हालांकि इट इज नॉट अचीवेबल, आइडियली तो अचीवेबल है, लाइक थ्योरेटिकली कि आप लोग अगर अपनी तमाम चीजों को एक तरीके से आप प्रॉपर्ली थ्योरेटिकली इसको अचीव कर सकते हो, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएं तो हम लोगों ने फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो भी काम कर रहे होंगे आपका उसका जो रिजल्ट होगा उसके अंदर आपको 100% एफिशिएंसी अटेन नहीं होती। तो इसके अंदर भी यही है कि यस, आप चाहे कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपके पास 100% एफिशिएंसी अटेन नहीं होगी, और आप किसी ना किसी परसेंटेज की मद के अंदर आप कार्बन को एमिट करोगे ही करोगे, चाहे आपका छोटे से छोटा काम हो या चाहे आपका बड़े से बड़ा काम हो। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी, कि किस तरीके से आपको अपनी प्रोग्रेस को दिखाना पड़ेगा टूवर्ड्स द योर ऑडियंस, चाहे वो आपकी पब्लिक ऑडियंस हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट सेक्टर की ऑडियंस हो, या चाहे वो आपकी डिफरेंट नेशंस हो एज योर ऑडियंस। और उसके बाद आता है अर्बन इश्यूज के ऊपर। अर्बन इश्यूज के अंदर आपकी जो मेजरली देखा जा रहा होता है वो देखा जा रहा होता है किस तरीके से स्लम एरियाज की आपके पास इवॉल्वमेंट हो रही है, और साथ साथ अपार्ट फ्रॉम स्लम एरियाज कि आपके पास जो पोल्यूशन का हो रहा है और जो आपका सॉलिड वेस्ट का इशू हो रहा होता है, दीज आर सम ऑफ द केसेस जो कि यूएनडीपी डील कर रहा होता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, देन देयर कम्स यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि किस तरीके से यूएनडीआरआर काम कर रहा होता है। तो यूएनडीआरआर का एक बहुत ही बड़ा एम्बिशन है कि वो प्रॉपर्ली डिसीजन मेकर्स को हेल्प करे पूरी दुनिया के, कि किस तरीके से वो रिस्क को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके खिलाफ एक्ट कर सकते हैं। रिस्क किसकी वजह से, जो नेचुरल डिजास्टर्स की तरफ वजह से आपके पास आ रहे हैं, और इसके अंदर आपके पास आते हैं वोल्केनिक इरप्शंस, आपकी लैंडस्लाइडिंग, आपकी फ्लडिंग, आपके एक तरीके से आपके टाइफून्स, आपके साइक्लोन्स, आपके स्टॉर्म्स, आपके डस्ट स्टॉर्म्स जो कि डेजर्ट्स के अंदर आपके पास देखे जा रहे होते हैं। और यूएनसीसीडी के अंदर आपके डस्ट स्टॉर्म्स या आपके सैंड स्टॉर्म्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा बात की गई थी, एंड the world is now acknowledging कि yes, this is also one of the most important, या एक तरीके से one of the most crucial natural disasters। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके जो की मैसेजेस होते हैं यूएनडीआरआर का, वो की मैसेज ये है कि हर डॉलर जो आप पे कर रही होगी वो इन्वेस्ट हो रहा होगा किस तरीके से रिस्क को हम लोग रिड्यूस कर सकें जो कि डिजास्टर्स की वजह से हम लोगों को देखने पड़ रहे होते हैं। और फॉर एग्जांपल उन्होंने यही अपने पास कहा हुआ है कि जो आप लोग डॉलर हम लोग स्पेंड करेंगे, एक एक डॉलर, वो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी कॉस्ट के अंदर, वो जो $1 आप अभी लगा रहे होगे वो कल को अगर आप वो डॉलर ना लगाते तो जब आप खैर से आपके पास एक डिजास्टर आ चुका था और उस डिजास्टर से अपने आप को दोबारा वापस नॉर्मल शिफ्ट बैक करने के लिए आपको $15 लगाने पड़ते। तो यस, अगर आप अभी $1 लगा रहे हैं तो कल को
कल की बजाय, कल के मुकाबले में आप $15 सेव करें अपने, इन टर्म्स ऑफ पोस्ट डिजास्टर रिकवरी कॉस्ट। और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि अगर आप $1 अभी लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की मद के अंदर, तो कल की मद में आप अपने $4 बचा रहे हो कि आपको दोबारा से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना पड़ेगा अगर डिजास्टर आ गया। तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैसेजेस ऑफ यूएनडीआरआर। अगर हम बात करें यूएनडीआरआर के वीएन की, लेकिन वीएन से पहले एक चीज आती है मिशन की। तो अगर हम वैसे बात करें तो यूएनडीआरआर का जो मिशन है वो ये है कि वो लीडरशिप को प्रोवाइड करे और सपोर्ट को प्रोवाइड करे कि किस तरीके से ग्लोबल एफर्ट्स को हम लोग तेज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर हम इसके वीएन की बात करें तो जो यूएनडीआरआर का वीएन है वो ये है कि किस तरीके से हम लोग अपनी दुनिया को एक तरीके से डिजास्टर फ्री या डिजास्टर प्रोन, लेस डिजास्टर प्रोन एरिया बनाए। और उनका जो विजन है वो यही है कि हम लोग एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पे डिजास्टर की जो रिस्क है वो प्रॉपरली अब खैर से इंसानी वेलबींग को, इंसानी फलाहबूद को नुकसान या खतरा नहीं पहुंचाते, और वो प्रॉपरली हमारे प्लेनेट के फ्यूचर के ऊपर नुकसान दे नहीं साबित होते। उसके बाद अगर हम यूएनडीआरआर के इम्पैक्ट की बात करें तो जो यूएनडीआरआर है दैट इज वर्किंग ग्लोबली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट न्यू डिजास्टर रिस्क, और साथ ही साथ ये जो एग्जिस्टिंग डिजास्टर्स होते हैं उनके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी काम कर रहा होता है। और इसका एक और काम है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट जो हमारे पास मल्टी हैजर्ड डिजास्टर्स आ रहे होते हैं, डिजास्टर रिस्क आ रहे होते हैं। अगर हम मजीद आगे बात करें तो यूएनडीआरआर के अंदर हमारे पास जो रिसेंट इवेंट्स आते हैं, या अगर हम बात करें डिजास्टर्स की, तो हमारे पास आते हैं आपकी सेवियर फ्लड्स, जो आपके पास एक्सट्रीम फ्लडिंग्स होती हैं, आपके ड्राउट्स, आपके सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रप्शंस ड्राउट की वजह से होने वाले, जिसकी वजह से आपके पास फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आता है, और साथ साथ आपके जो ग्लोबल पेंडेमिक्स हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोविड वाज आल्सो बीइंग कंसीडर्ड एज अ डिजास्टर बाय यूएनडीआरआर। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो देयर इज द हेडिंग इन्वेस्टिंग इन रिजिलियंस। यूएनडीआरआर का काम ये है कि किस तरीके से वो हर कंट्री को इन्वेस्ट करवाए आपके रिजिलियंस के अंदर, रिजिलियंस बिल्डिंग के अंदर। उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आप खैर से यूएनडीआरआर अगर आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ये कल को आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर काम दे होगा, फायदेमंद साबित होगा, और साथ साथ ये आपको क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मिटिगेशन में और एडेप्टेशन के अंदर हेल्पफुल साबित होगा। आप ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा है वो इनकॉर्पोरेट करेगा फिर एक कॉमन मैसेज को, और वो मैसेज कौन सा? मैसेज ये वाला कि आप हैजर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकोगे और आप उनके खिलाफ इंटरेक्ट कर सकोगे इन अ मोर सेफर मैनर, और आपका जो एक्सपोजर होगा या आपका जो वल्नरेबिलिटी एस्पेक्ट होगा कि अगर आपके पास एक डिजास्टर आ रहा है, आपको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कल को जब आप इन्वेस्ट कर चुके होगे अपने रेजिलियंस के अंदर, तो कल को जो आपका वल्नरेबिलिटी एस्पेक्ट होगा वो बहुत ही कम हो चुका होगा कि आपको ना के बराबर नुकसान पहुंच रहा होगा कि अगर आपके पास डिजास्टर स्ट्रक होता है आपके रीजन के अंदर या आपके इर्द गिर्द। और यूएनडीआरआर ग्लोबली काम कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट न्यू डिजास्टर रिस्क, और वो सपोर्ट कर रहा होता है आपके एसडीजीज को। अगर हम इसकी एग्जांपल्स लें तो इंडिया, चूंकि उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट जो आप कह लें उनके विलेज वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पे रोड प्रोग्राम उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था, और ये इन्वेस्टमेंट की मदद से बनाना स्टार्ट किया था इंडिया ने, और इन्वेस्टमेंट यूएनडीआरआर ने दी थी अराउंड $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। और इस वजह से रिजिलियंस देखी गई थी, रिजिलियंस शो हुई थी इन। और अगर हम मजीद आगे बात करें तो देयर इज अ थिंग जिसमें हम लोग, इफ यू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि किस तरीके से यूएनडीआरआर ने अपने गोल सेट किए हुए हैं। तो उन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 4 गोल्स हमारे पास आते हैं कि किस तरीके से वो तेज रफ्तार के अंदर या तेज तरीके से अपने एविडेंस को जनरेट करे, इनोवेशन की तरफ लेकर आए, और सॉल्यूशंस को आप कह रहे पूरी दुनिया को बताए किस तरीके से वो रिस्क के खिलाफ लड़ सकते हैं। दूसरा, वो फाइनेंसिंग को एक्सेलरेट करे डीआरआर की मद के अंदर। तीसरी बात कि वो कम्युनिकेशन को स्केल अप करे, वो पब्लिक एडवोकेसी के ऊपर ध्यान दे, और यूएनडीआरआर अपने हेड ऑफिस के थ्रू जो कि उनका बॉन जर्मनी के अंदर होता है वो इस चीज़ को स्केल अप कर रहे हैं। और इन जून और जुलाई जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर यूएनडीआरआर की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एंड अगर आप लोग उसको अटेंड करना चाहें, यस यू कैन बी अ पार्ट, बेशक इफ नॉट फिजिकली, अगर फिजिकली आप कर सकते तो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन फिजिकली नहीं कर सकते आप अटेंड तो यू कैन अप्लाई, एंड आप
कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। एंड यस, यू कैन रेज योर कंसर्न्स कि यस पाकिस्तान इज फेसिंग अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स, तो आप लोग किस तरीके से यहाँ पे हमारी मदद कर सकते हैं ऑनलाइन के बीच थ्रू। अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की, तो वो ये है कि किस तरीके से आप DRR के एजेंडा को इंटीग्रेट करवाएं विद क्लाइमेट एजेंडा नेशनल लेवल के ऊपर। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें एक तरीके से, अगर हम लोग इसको मजीद आगे लेके चलें, तो देयर इज अ थिंग कि UNDRR के अंदर हमारे पास कौन कौन से, या UNDRR ने क्या क्या प्रोग्रेस दिखाई थी COP29 के ऊपर, जो कि UNFCCC की हुई थी बाकू अजरबैजान के अंदर। लेकिन उससे पहले पहले उन्होंने UNDRR ने कुछ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया था COP29 के अंदर। उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है या हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली फिट नहीं है फॉर दिस पर्पस, DRR के पर्पस के लिए। हमारा जो करंट मिटिगेशन ट्रेजेक्टरीज हैं वो लीड कर रही होती हैं, या हमारी जो करंट मिटिगेशन जो गोल्स हैं या हमारे जो करंट मिटिगेशन टेक्निक्स हैं वो इस चीज को लीड कर रही है कि हम लोग डिजास्टर से प्रॉपरली टैकल आउट नहीं कर पाते, हम लोग डिजास्टर से अपने आप को प्रॉपरली बचा नहीं पाते। और क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर एक साथ जब आते हैं तो वो इनइक्वालिटीज को लेकर आते हैं बहुत ज्यादा आपकी सोसाइटी के दरमियान। और आपकी सोसाइटी में जब इनइक्वालिटीज आती है तो आपके पास माइग्रेशन देखी जाती है और आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं। सो दीज पर सम ऑफ द 3 मेजर इश्यूज जो कि UNDRR ने अनाउंस किया था या उसको डिस्कस किया था एट द फोरम ऑफ COP29। और फिर जाकर UNDRR ने कहा था कि वी विल बी गिविंग यू 6 पॉलिसी रिकमेंडेशंस। और UNDRR ने कहा था कि गैल्वेनाइज पॉलिटिकल लीडरशिप एंड मोमेंटम, कि हम लोग ये चीज की इंश्योर करें, पूरी दुनिया को ये इंश्योर करवाएं कि आपका जो क्लाइमेट फ्यूचर है वो सेफ होगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब आपके पास गुड गवर्नेंस जो कि प्रॉपरली डिलीवर कर सके रिजल्ट को। इसके अंदर किस तरीके से हो सकते हैं। और सर हम लोग इस Q&A सेशन एट द एंड करेंगे ताकि ये 2 इंस्टीट्यूशन हम लोग और कवर कर लें। इसके अंदर आपकी गुड पॉलिसी प्रैक्टिसेस को देखा जा रहा था। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो देयर कम्स के स्केल अप कम्प्रीहेंसिव डिजास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, कि जो आपका कम्प्रीहेंसिव डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का जो आपका मैकेनिज्म है वो डेवलपमेंट प्लानिंग की तरफ जाए। उसके अंदर आप एनर्जी सेक्टर को भी इंक्लूड करो, उसके अंदर आप अपनी इंडस्ट्रीज को भी इंक्लूड करो, उसके अंदर आप अपने लैंड को भी इंक्लूड करो, और उसके अंदर आप अपने अर्बन सिस्टम्स को भी इंक्लूड करो। और इस चीज को इंक्लूड करने के बाद आप अपने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को या मैकेनिज्म को अपने नेशनल एडेप्टेशन प्लान का हिस्सा बनाओ, कि किस तरीके से अगर आपके पास डिजास्टर आता है तो आपके पास ये मैकेनिज्म मौजूद है, आप इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके डिजास्टर के खिलाफ लड़ सकते हो। उसके बाद आता है टू एम्पावर द कम्युनिटीज, मोबिलाइज सोसाइटी टू इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। एंड जो ये चीज है ना, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, इट इज द गोल ऑफ UN के SDGs। जब आप UN के 17 SDGs फॉलो करते हैं तो उनका जो अल्टीरियर मोटिव है वो यही है कि कोई भी पीछे ना रह जाए, हम सब आगे एक साथ बढ़े। तो UNDRR भी यही कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास जेंडर रोल्स देखने चाहिए, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, हमारे पास एक्सेस देनी चाहिए रिसोर्सेज की एंड डिसीजन मेकिंग पावर की। और इसका मतलब ये है कि मेन और वुमेन दोनों को इस पार्ट के अंदर इस चीज का हिस्सा बनना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू UNDRR जेंडर के पास एक जेंडर जो चीज है वो बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस रखती है पीपल, जो लोगों का एक्सपीरियंस है इन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर, कि जेंडर का जो रोल है इट हैज द एबिलिटी टू मेक और ब्रेक, कि अगर आपके पास दोनों की प्रॉपरली आप कह लें अमाउंट होगी तो दे बोथ कैन वर्क प्रॉपरली इन एन एफिशिएंट मैनर, और आपकी जो कम्युनिटीज है वो एम्पावर हो सकेंगी। क्योंकि ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर बेसिकली इफ नॉट मेन ओनली वुमेन कैन गो, और फॉर एग्जांपल जहाँ पे नॉट वुमेन देन मेन कैन गो, बट मोस्टली UNDRR ये कह रहा होता है कि आपको दोनों को साथ लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स, कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको उसको दोबारा से प्लान करना पड़ेगा, आपको डिजाइन करना पड़ेगा, आपको उसको रेनोवेट करना पड़ेगा, आपको उसको बिल्ड करना पड़ेगा, और आपको उसको ऑपरेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और इसके अंदर मैसिव आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। उसके बाद आता है कि प्रमोट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म। आपका जो मार्कअप है 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है जो आपका पेरिस एग्रीमेंट के अंदर है, आपको उसको टारगेट को मीट करने के लिए आपको प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। और गवर्नमेंट और नॉन स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो प्रॉपरली प्लेजेस करें। और
आपको चाहिए कि सोशल प्रोटेक्शन को भी आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करवाएं, आप आपके जो फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो इसके अंदर प्रॉपर्ली स्केल अप करें। और उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट है दैट इज टू इंश्योर बिहेवियरल चेंज थ्रू साइंस एविडेंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। या फिर जो साइंटिफिक नॉलेज और एविडेंस है वो आपकी प्लानिंग मैकेनिज्म को, आपकी पॉलिसी डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन कर सकती है, और जबकि आपकी जो कम्युनिकेशन है चाहे वो कम्युनिटी के अंदर हो या चाहे वो कम्युनिटीज के साथ हो, वो एनहांस कर सकती है आपका इफेक्टिव ब्रिज को बिटवीन नॉलेज एंड बिहेवियर। और आपकी जो कम्युनिटीज हैं उनको फिर आसानी होगी इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस रसाई हासिल करने के लिए इंफॉर्मेशन की ऊपर, जो कि क्लाइमेट रिस्क के ऊपर होगी इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द एंड ऑफ यूएनडीआरआर। लेकिन अब हम बढ़ते हैं हमारी, लेकिन उससे पहले पहले एक और चीज थी जो यूएनडीआरआर ने COP 29 के अंदर कहा था। उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज रिस्क को डिराइव करते हैं। उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज के थ्रू हमारे पास 7 मेजर डिजास्टर्स आते हैं। एक आता है हमारे पास साइक्लोन, दूसरा आता है हमारे पास ड्राउट, तीसरा आता है हमारे पास फ्लड, उसके बाद आता है हीट वेव्स, इन्फेक्शियस डिजीजेस और सी लेवल राइज और वाइल्ड फायर। और उन्होंने यही प्रोजेक्शंस की गई थी। एंड यस यू कैन, मैंने अपने जो रिसर्च आपके पेपर से उनका साथ साथ आपको ये चीज भी दे दी है कि यू कैन गेट द एक्सेस फ्रॉम देयर। उन्होंने कहा था कि जो साइक्लोन्स है बेसिकली 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर अगर हम लोग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होंगे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो हमारे हमारे पास बहुत ज्यादा साइक्लोन्स देखे जाएंगे, आज के मुकाबले में दुगने साइक्लोन्स देखे जाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द अदर थिंग्स एज वेल जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स एंड यस यू कैन गो थ्रू द पेपर्स एज वेल। अगर हम मजीद आगे बढ़े तो देन देयर कम्स वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर और इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। WMO यूनाइटेड नेशन सिस्टम का वो वाहिद इदारा है जो कि जिसको आवाज हासिल है कि वो स्टेट की, जो यूएन की है, यूएन सिस्टम मतलब कि, और वो अर्थ का जो बिहेवियर है, मतलब कि अर्थ की हवा का जो बिहेवियर है उसकी आवाज को बता सकते हैं, उसकी आवाज को दुनिया को सुना सकते हैं। और किस तरीके से आपका जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो इंटरेक्ट करता है आपके लैंड के साथ, आपके समुद्रों के साथ, और आपका जो वेदर है, आपका जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा होता है इन चेंजेस की वजह से। सो WMO ये उन सब चीजों का रिस्पॉन्स आपको बता रहा होता है कि आइदर फॉर एग्जाम्पल आपका एक चेंज की वजह से, आपका एक, आप कह लें छोटे से छोटे प्रोसेस की वजह से, या एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या क्या आपको चीजें देखनी पड़ती हैं इन एटमॉस्फेयर रिजल्ट ऑफ योर ऑन प्रोसेस। अगर उन्होंने कहा है कि जो इस WMO का मैंडेट है वो रिलेट करता है आपकी एरिया ऑफ मेटेरोलॉजी के थ्रू, और जो आपका मेटेरोलॉजी का एरिया है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, आपका वेदर, आपका मौसम, और आपका क्लाइमेट, आपकी आबो हवा। उसके अलावा आपका जो आप चीजें आती हैं वो ये है कि WMO का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की हिफाजत, इस तरीके से कोलेबोरेशन को फॉस्टर करके, और कोलेबोरेशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स, जो हेड ऑफ स्टेट्स के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान कोलेबोरेशन, और साथ ही साथ आपके हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज के साथ कोलेबोरेशन करके, जो आपके हाइड्रोलॉजी के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो आपके वाटर के डिपार्टमेंट्स होते हैं। WMO इस चीज को रेगुलेट भी करता है कि किस तरीके से आप फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ डाटा करोगे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री टाइम टू टाइम। और अगर आप जब इस डाटा की आप एक तरीके से फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज कर रहे होते हो तो देन आपके पास रिसर्च पेपर्स बनते हैं, और वो रिसर्च पेपर्स आपको जब आप यूएन की तरफ प्रेजेंट करते हो तो वो यूएन उन बेसिस के ऊपर क्लाइमेट चेंज की प्रॉपर्ली ग्राफ बना के दे सकते हैं आपको आपके एरिया के रिगार्डिंग। अगर हम मजीद आगे बढ़े तो देयर कम्स कि किस तरीके से यूएन इज प्लेइंग अ मेजर की रोल। तो यूएन का जो आप कह लें रोल है दैट इज वेरी क्रिटिकल, कि वो वर्क कर रहा है इन ऑर्डर टू मेक द सोसाइटी सिक्योर एंड सेफ, और साथ ही साथ सोशल और हमारी जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको भी फोकस किया जाए, और एट द एनवायरनमेंट को आप कह लें प्रोटेक्ट किया जाए। जो WMO के स्टैंडर्ड्स हैं और उसकी जो पॉलिसीज है वो कंट्रीब्यूट करते हैं या वो बनती हैं ऑन नेशनल लेवल और रीजनल लेवल के ऊपर। आपकी जो ये वाला इदारा है वो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा होता है किस तरीके से कि आपकी जो इंटरनेशनल एफर्ट्स की जा रही होती हैं ऑन ग्लोबल लेवल और ऑन रीजनल लेवल थ्रू WMO, वो सारी की सारी मॉनिटर करती हैं या वो सारी की सारी प्रोटेक्ट करती हैं आपका क्लाइमेट को और आपके आपके इन्वायरमेंट को।
और ये सब कुछ हो रहा होता है कोलैबोरेशन के थ्रू। और कोलैबोरेशन के दरमियान आपका जो यूएन की एजेंसीज होती हैं, आपके जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, या आपके जो हाइड्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं नेशनल, उनके दरमियान, और ये सब चीजें हो रही होती हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन हो रही होती है, इस वजह से हमारे पास आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रूव मिलता है, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो रही होती है, और साथ साथ आपकी कंट्री की वेलबींग इंप्रूव हो रही होती है, कि आपको कोई खैर से स्टॉर्म नहीं देखना पड़ता, आपको कोई साइक्लोन नहीं देखना पड़ता, आपको कोई डिजास्टर का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हम बात करें डब्ल्यूएमओ एंड क्लाइमेट चेंज की, तो डब्ल्यूएमओ खैर से क्लाइमेट यूएनईपी के साथ डब्ल्यूएमओ ने डिफरेंट नेशंस के साथ काम कर रहा होता है, और इसके अंदर हमारे पास मेंबर स्टेट्स भी आते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं एनजीओज, आईजीओज, आपके खैर से आपकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी प्राइवेट सेक्टर एज वेल। और आज तक जितना भी डब्ल्यूएमओ ने काम किया है, वो सब काम इसलिए था कि वो अंडरस्टैंड कर सके, वो समझ सके कि क्लाइमेट चेंज का इन्फ्लुएंस आपकी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, आपकी सेफ्टी के ऊपर और वेलफेयर के ऊपर किस तरीके से है। और डब्ल्यूएमओ ने यूएनईपी के साथ मिलकर एक सेटअप को लॉन्च किया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और आज ये सारे के सारे, ये दोनों डब्ल्यूएमओ और आपका यूएनईपी काम कर रहा है आपकी कंट्रीज और कम्युनिटीज को सेफर बनाने के लिए, और आपको एविडेंस बेस्ड डिसीजन या एविडेंस बेस्ड डिसीजन रिसर्च प्रोवाइड कर रहा होता है, जिससे आप अपने डिसीजंस को कर रहे होते हो। और जो डब्ल्यूएमओ ने चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए थे, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो यही थे, एक तो आपका 2023 का ईयर, और आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज। उन्होंने ये कहा था कि जो आपका वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड है टिल नाउ, दैट इज 2023। उन्होंने फिर एक और चीज कहा था कि ये किस वजह से, एक आपका जो ये है आपका मौसम की वजह से, जो आपका लॉन्गर टर्म वेदर पैटर्न या एक तरीके से लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज देखा गया था आपने। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज है, वो आपका मीन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था एक साल के अंदर। और अभी आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेट इज अबव दिस अमाउंट ऑफ 2.3 और 2.4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम मजीद आगे बढ़े तो देयर इज द थिंग आईपीसीसी, और हम लोगों को पता है कि आईपीसीसी इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी। तो आईपीसीसी हमारे पास एक ऐसा वाहिद इदारा है, यूएन की बॉडी है ये, जो कि प्रॉपर्ली आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड कर रही होती है, और साइंटिफिक नॉलेज को वो असेस करती है। आईपीसीसी प्रोवाइड करती है आपको रेगुलर असेसमेंट्स साइंटिफिक बेस्ड क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और ये ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपको एविडेंस प्रोवाइड करती है, बल्कि ये उनके इम्पैक्ट्स के ऊपर भी आपको एविडेंस प्रोवाइड करती है, उनके फ्यूचरिस्ट्स के बारे में भी बताती है आपको, और ये आपको उन चीज़ों के बारे में बताती है कि किस तरीके से आप अडेप्टेशन या मिटिगेशन कर सकते हो, लाइक उनके ऑप्शंस के बारे में आपको बता। तीसरी बात ये चीज़ थी कि जो आपका आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्रिएट हुआ था 1988 के अंदर बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी ने। यूएनईपी की वजह से, यूएनईपी का हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और डब्ल्यूएमओ का हम लोगों ने अभी पढ़ा था। और जो इसका अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव है, या इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आईपीसीसी का, दैट इज कि वो गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करे एट ऑल लेवल ऐसी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जिससे वो अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज को डेवलप कर सके। और आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो की इनपुट होती हैं क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस के लिए एट इंटरनेशनल फोरम। आईपीसीसी हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट्स की, जिसके अंदर आपके जो मेंबर्स होते हैं वो यूनाइटेड नेशंस के हैं या आपकी डब्ल्यूएमओ के, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। और आईपीसीसी के जो करंटली मेंबर्स हैं, दैट दोज आर 195 मेंबर्स सॉरी। और इसके अंदर बेसिकली आईपीसीसी की रिपोर्ट्स को बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल आपके लिए वॉलंटियर कर रहे होते हैं, और उनका जो वर्क है, उनका जो रिसर्च है, वो आईपीसीसी देख रहा होता है, उस रिसर्च को मॉनिटर कर रहा होता है, इन ऑर्डर टू टैकल या इन ऑर्डर टू गिव द साइंटिफिक एविडेंस टू द नेशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। और इनकी असेसमेंट रिपोर्ट्स के लिए जो आईपीसीसी कर रहा होता है, एक्सपर्ट वॉलंटियर्स को हायर किए जाते हैं, ऐसे वॉलंटियर्स जिनको क्लाइमेट चेंज के ऊपर 10-10, 15-15 सालों का एक्सपीरियंस होता है, या एक तरीके से जिनका बेशक एक्सपीरियंस 5 to 7 years है, बट एटलीस्ट दे शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। और अगर हम ऐसे बात करें, अगर इफ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, तो आपकी जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हो रही होती हैं सिंस 1988, आईपीसीसी ने आपको 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स दे दी हैं, एक तरीके से 6 असेसमेंट साइकिल्स आपको दी हैं। और
ये ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं जो 1988 से लेकर अभी तक हैं ऑन क्लाइमेट चेंज। और अभी आप ये कह लें कि जो इसकी लास्ट रिपोर्ट थी या लेटेस्ट रिपोर्ट थी डेट वाज इशूड या जो आई थी वो आना स्टार्ट हुई थी 2021 से, और वो आप कह लें 3 इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आई थी। 1 पार्ट, पार्ट 2 और फिर आई थी क्लाइमेट चेंज 2023 सिंथेसिस रिपोर्ट आईपीसीसी की। और ये जो रिपोर्ट्स होते हैं ये इंक्लूड करती हैं ऑल द डाटा ऑन क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के ऊपर, क्लाइमेट चेंज से होने वाले रिस्क्स के ऊपर, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर, और साथ साथ आपको ये बता रही होती है किस तरीके से आपकी जो अभी की स्ट्रेटेजीज है या आपकी जो अभी की प्रोजेक्शंस आप लोग कर रही हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन की उसको जरूरत है कितनी ज्यादा परसेंटेज के अंदर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अभी भी अगर मैं वैसे बात करूं तो आईपीसीसी की AR7 के ऊपर काम हो रहा है, एंड आईपीसीसी इज करेंटली हायरिंग क्लाइमेट साइंटिस्ट फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑन AR7। तो अगर आप लोग वैसे अप्लाई करना चाहें तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से आप आईपीसीसी के साथ काम कर सकते हैं, एंड इट इज बेसिकली अ वॉलंटियर रोल। तो आज के इंस्टीट्यूशन के अंदर हम लोगों ने 6 इंस्टीट्यूशन को कवर किया था सॉरी। एक था यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद था यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। देन देयर कम्स यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर था यूएनडीआरआर, यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। उसके बाद था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर हम बात करें तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके आज के लिए जो आपके फेवरेट इंस्टीट्यूशंस थे यूएन के प्लेटफॉर्म के, वो कौन कौन से थे, योर टॉप 3, और आज आप लोगों ने क्या सीखा है, एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। और अगर आपका कोई सवाल है राइट नाउ तो प्लीज आप अभी भी पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, रिगार्डिंग यूएन के ये वाले इंस्टीट्यूट से किस तरीके से काम कर रहे हैं, सो यू हैव योर क्वेश्चन, द फ्लोर इज अप टू यू। यस सर, प्लीज फील फ्री टू ओपन योर माइक। जी थैंक यू सर। फ्रॉम दिस साइड मोहम्मद इस्माइल सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसा कि नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में हर साल ये जो भट्ठा सिस्टम है इनके ऊपर ऑपरेशन किया जाता है, जबकि जिगजैग टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्या पाकिस्तान में ऐसे इंजीनियर नहीं है जो, या इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट जब भी किसी को भट्ठा लगाता है कोई अप्लाई करता है तो उसके ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशन क्यों नहीं अप्लाई करते कि आपको जनाब वाली सबसे पहला स्टेप जो है ना कि वो अप्रूवल में रखे एनओसी में कि जनाब आपने जिगजैग के ऊपर काम करना है। या जो करंट भट्ठे हैं पाकिस्तान में उनको क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंसेंटिव देने जा रही है एज लाइक एडवांस कंट्रीज, वहां पर तो प्रॉपर उनको जो है ना वो फाइनेंस की जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए वेरी लोएस्ट रेट के ऊपर उनको जो है ना लोन दिए जाते हैं ताकि वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे काम कर सके, नंबर 1। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान अभी जो ये गोल्स हैं 17 या 18 जितने भी हैं इस पर इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, कौन माजरत के साथ पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन 77 ईयर्स में हमारा अपना पाकिस्तान का ज़राअत का टीवी नहीं है, एग्रीकल्चर चैनल ही नहीं है। वहां पर तो इन चीजों की जरूरत है। अभी तक कोई मीडिया के ऊपर क्लाइमेट के ऊपर बात ही नहीं हो रही। अभी शजरकारी का मौसम है, कोई बात ही नहीं चल रही कहीं भी कि हमारे यूथ के स्टूडेंट जो हैं जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं एसडीजीज के ऊपर या एसडीजीज अकेडमियां, वो हल्की फुल्की को रोशनी डाल रही हैं, अपने ताए स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं कि ट्री प्लांटेशन हो सके, इलाके का एनवायरमेंट बेहतर हो सके। हमारे मुल्क का अपना एग्रीकल्चर चैनल ही नहीं है, तो वहां पर तो इन चीजों को डिस्कस करना चाहिए। हालांकि पीटीवी का ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए और वो वे फॉरवर्ड बताया जाए यूथ को, जनरेशन को, फार्मर को, वो कौन कौन से स्टेप्स लेकर जो हम अपने क्लाइमेट में और एग्रीकल्चर में बेहतरी ला सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि ये रेजिड्यू ऑफ क्रॉप्स है, अभी गवर्नमेंट पर्चे तो देती है लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि भाई इसको आप रेजिड्यू ऑफ क्रॉप्स को आप इसके जमीन का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल करें, इसको आप फर्दर वैल्यू एडिशन में आप ऐड करें। इसके मतलब आप सर काइंडली क्या ओपिनियन देंगे और क्या ये पैगाम आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी इंस्टीट्यूशन तक आप पहुंचा सकते? थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सर पहला वाला क्वेश्चन था रिगार्डिंग जिगजैग टेक्नोलॉजी। सर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास राइट नाउ वो रिजर्व्स नहीं है कि अगर वो लोन भी दें, लोन्स बेशक दे देंगे लेकिन सर वो लोन्स उतनी मदद में नहीं होंगे कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग उनको प्रोवाइड कर सके उन आपके लिए मजदूरों को जो कि जिगजैग टेक्नोलॉजी को आपके लिए शिफ्ट करेंगे, जो करंट स्टेट है हमारे भट्टों की
दूसरी बात ये कि सर बेशक वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास इसके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए सर। क्रैकडाउन हो जाता है, लेकिन वही है कि राइट नाउ थोड़ा सा वी आर आल्सो सीइंग द थिंग्स ऑफ करप्शन, जिसके अंदर आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे होते हैं सर, वो नुमाइंदे थोड़े से पैसे लेकर आइदर तो फिर आपके भट्टे को चलने दे देते हैं, या फिर आपकी जो ये भट्टों के मालिकान होते हैं, बेशक जब आपकी जो बॉडीज होती है, मिनिस्ट्रियल बॉडीज या एक तरीके से जो आपकी एजेंसीज होती हैं, वो जब उनको फाइन लगा देती है तो वो फाइन पे कर देते हैं, क्योंकि उनसे उनको प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा आ रहा होता है। एंड उनका रुझान अभी कोई नहीं है कि वो zigzag टेक्नोलॉजी की तरफ आए। शायद गवर्नमेंट कुछ करे, लेकिन गवर्नमेंट की भी अभी अटेंशन इस चीज के ऊपर है ही नहीं। लेकिन वी हैव टू शिफ्ट द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू दिस साइड, क्योंकि सर जब भट्टों की वजह से एक तो ये चीज ये आपके एयर पोल्यूशन बहुत हो रही है। दूसरी बात ये है जो वहां पे काम करने वाले मजदूर होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। एक तो उनके पास प्रॉपर्ली इक्विपमेंट नहीं होता कि किस तरीके से वो मिट्टी से अपने आप को सेव कर सके, और वही मिट्टी जब वो लॉन्ग टर्म के लिए इनहेल कर रहे होते हैं तो उनको लंग डिजीजेज हो जाती है डिफरेंट टाइप्स की। चाहे वो बेशक खैर से भट्टों के अंदर काम कर रहे हो, चाहे वो बेशक एक मजदूर आपका कॉटन फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा हो, या चाहे बेशक एक मजदूर आपका सॉरी पेस्टिसाइड को बेशक इस्तेमाल कर रहा हो और उसके पास कोई प्रॉपर्ली इक्विपमेंट ना हो। तो वी हैव टू गिव देम प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड वी हैव टू गिव देम प्रॉपर इंफॉर्मेशन। दूसरी बात सर आपने कही थी कि पाकिस्तान का क्या एक तरीके से रोल है, या एक तरीके से पाकिस्तान का क्या रैंक है इन टर्म्स ऑफ एसडीजीज। तो सर जो लास्ट रिपोर्ट आई है यूएनएसडीजी के मुताबिक, यूएनएसडीजी रिपोर्ट 2024, पाकिस्तान का जो रैंक है डेट इज 137th 166 कंट्रीज में से। और जो 2023 के हमारे पास पाकिस्तान का रोल था या पाकिस्तान की पोजीशन थी, डेट वाज 128th। तो 128 से 137 पे पाकिस्तान आ गया था इस लास्ट ईयर। 9 पोजीशंस हम लोग नीचे आए थे। और हमारा जो आप कह रहे हैं अभी परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, हम पाकिस्तान एसडीजी परफॉर्मेंस के अंदर ऑफ ट्रैक हुआ हुआ है। हमारे 17 में से तो 8 एसडीजीज ऐसे हैं जहाँ पे हमारी कोई प्रोग्रेस देखी नहीं जा रही, और 8 एसडीजीज के अलावा 3 ऐसे एसडीजीज है जहाँ पर हमारी प्रोग्रेस ना होने की बजाय हम लोग उल्टा डीमोटिवेट हो रहे हैं, हम लोग डीमीन कर रहे हैं हमारे ग्राफ के अंदर। और दूसरी बात यह है कि सर हमारे जहाँ जहाँ पे मेजर शॉर्टफॉल्स हो रही हैं हमारी प्रोग्रेस के अंदर एसडीजीज की मद के अंदर, तो जो हम 3 एसडीजीज के अंदर हमारी जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी डामाडोल है। एक है एसडीजी 5 जेंडर इनइक्वालिटी, दूसरा है एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन, और तीसरा है एसडीजी 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और वैसे मैं बताऊं तो सर पाकिस्तान 2015 से अपनी पोजीशन वो फ्लक्चुएट हो रही है उसकी रैंकिंग। कभी वो बढ़ती है कोई 3 से 4 नंबर, तो कभी वो प्रॉपरली टीमीन हो जाती है, गिर जाती है 8 से 9 नंबर के ऊपर। और जो मेजर रीजन होती है पाकिस्तान की रैंकिंग इस वजह से होने की, तो यही है कि सर कर्जे, आपकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। दूसरा आपका पाकिस्तान क्लाइमेट वल्नरेबल बहुत है। तीसरा आपके पास जो पॉलिसीज आ रही होती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, बल्कि वो इनकंसिस्टेंट होती है। कि आपकी जो पॉलिसी आ रही होती है उसको बजाय 20 साल होने के, वो जैसी गवर्नमेंट शिफ्ट होती है, गवर्नमेंट तब्दील होने की वजह से सारी की सारी पॉलिसीज आपकी खत्म हो जाती है और आप दोबारा से स्टार्ट कर रहे होते पॉलिसी बिल्डिंग को। हालांकि तुर्की या मलेशिया की जो हुकूमत है उन्होंने ये अपनी कंट्रीज के अंदर ये चीज, उनके ये आइन का हिस्सा है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट शिफ्ट हो, अगर आपके पास एक पॉलिसी एक गवर्नमेंट के अंदर, एक गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर चल रही है, तो 20 सालों तक आगे आने वाली गवर्नमेंट्स, चाहे वो 3 गवर्नमेंट्स आए चाहे वो 4 गवर्नमेंट्स आए, वो उस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकती। 20 सालों के बाद जाकर उनके पास वो राइट होगा कि वो चेंज कर सकती हैं या नहीं कर सकती। और तीसरी बात सर, जो लास्ट 2 आपके रीजन है पाकिस्तान की रैंकिंग 137 होने की, वो यही है कि सर एक तो हमारे पास इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं बहुत ज्यादा, और दूसरी हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। सो सर दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर वैसे मैं बात करूं सर एग्रीकल्चर साइड पे हम लोग क्यों नहीं कर सकते, सर इसके अंदर वही है कि एकेडेमिया का रोल इसमें ज्यादा से ज्यादा आता है। हमारे जो प्रोफेसर हैं या एक तरीके से जो आपके रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो गवर्नमेंट के अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हैं। या एक तरीके से जो आपके यूथ एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अभी रिसेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाकिस्तान के अंदर आपकी सीएम पंजाब ने पंजाब प्रोविंस के अंदर ये एग्रीकल्चर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंदर वो प्रॉपरली रिसर्च साइड की तरफ 1000 एग्रीकल्चरिस्ट को ला रही थी। तो वी कैन डू द थिंग कि जिसमें जो 1000 एग्रीकल्चरिस्ट आ रहे हैं जो कि ज़राअत को प्रॉपरली जानते हैं,
वो सीएम पंजाब को ये रिकमेंडेशंस दें कि आप अपनी पॉलिसी को इस तरीके से शिफ्ट कर सकती हैं। अगर पंजाब के अंदर उसके आप कह लें पॉजिटिव असरात आते हैं, सीएम पंजाब उसे पार्लियामेंट के अंदर लेके जाकर शी कैन रेज द सॉल्यूशंस टू दो साइड एक तरीके से, या एक तरीके से वो फेडरल हुकूमत को वो चीज़ बता सकती है, एंड फेडरल हुकूमत इस चीज़ को लागू करवाने में प्रोविंशियल हुकूमतों का साथ दे सकती है। दिस इज सर माई साइड, या मेरी साइड अगर मैं वैसे कहना चाहूँ। जी थैंक यू सर। और हमारा मुल्क का टेलीविजन क्यों नहीं एग्रीकल्चर का सर? ना वहाँ पे कन्वेंशनल बताई जाती है, ना वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग। हमारे पास तो अवेयरनेस ही नहीं है हमारे फार्मर को सर। इसके मतलब आप क्या कहेंगे? और मजीद कितने साल हमें इंतजार करना पड़ेगा पाकिस्तान का टेलीविजन चैनल को लाने में सर? थैंक यू सर। आई गेस इसमें भी हमारे पास हमारी गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है कि अगर हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी तो देन तभी हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम कर पाएगी। अगर हमारी गवर्नमेंट का ये आप कह रहे हैं प्रायोरिटी नहीं है एग्रीकल्चर साइड, वो इस चीज़ को प्रॉपर्ली नहीं देख रही, वो ये सिर्फ जान रही है कि बस पैसा आता जाए, हम लोग एग्रीकल्चर के नाम के ऊपर कर्जे कर्जे लेते जाएंगे, एंड वो कर्जा मुझे नहीं पता कितनी परसेंटेज के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर लग रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर्ली अपने फार्मर को नॉलेज देना खुद स्टार्ट कर दें एज एट ग्रास रूट लेवल, तब आई गेस कि हम लोग थोड़ा सा चेंज लेकर आ सकते हैं। या बेशक अगर हम लोग अपने अपने होम टाउन के अंदर अपने सर्वेज लॉन्च करें तो हम लोगों को बेसिक नॉलेज का पता चल सकता है कि एक फार्मर को प्रॉपर्ली पता ही नहीं है कि वो कितनी ज्यादा खाद लगा रहे हैं या कितनी ज्यादा आप एक तरीके से अपना पानी दे रहे हैं अपनी फसलों को। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमें प्रॉपर्ली जब हम लोग सर्वे कर लें, हम लोग सर्वे के बाद जो ये यूथ एग्रीकल्चरिस्ट हैं हम लोग उनके साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं, और उन कंसल्टेशन की वजह से हम लोग अपने फार्मर्स को प्रॉपरली 1 दिन 2 दिन एजुकेट कर सकते हैं, एंड देन मुझे उम्मीद ये है कि हमारा जो फार्मर है वो प्रॉपरली अपने होम टाउन के ग्रास रूट लेवल के ऊपर इस चीज़ को समझेगा और वो चेंज लेकर आएगा। और जब एक सिटी के अंदर ये चीज़ देखना स्टार्ट होगी तो देन देखा देखी बाकी की सिटीज भी, बाकी की प्रोविंसेस भी इस चीज़ को फॉलो करेंगी। थैंक यू सर। अच्छा, so if we move forward, so ये मेरी second last slide है, and then we'll be wrapping up. So it was my experience at UNCCD COP16. So these are just some of the snapshots. जो सबसे ज्यादा मजे का दिन था that was the resilience day जो कि वर्ल्ड बैंक ने बनाया था, and I met with मिस्टर इब्राहिम थियोर जो कि हैं अंडर सेक्रेटरी जनरल, जो कि एंटोनियो गुतेरेस के फॉलोअप करते हैं, और साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं यूएनसीसीडी के। यूएनसीसीडी के एक तरीके से आप कह लें हेड हैं, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ यूएनसीसीडी, और साथ ही साथ वो एंटोनियो गुतेरेस को एग्रीकल्चर या लैंड या ड्राउट रिजिलियंस के ऊपर प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मेरे से कुछ भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से यू कैन गो टू कॉप्स, आप मेरे से पूछ सकते हैं फ्रीली। यू कैन हैव माय लिंक्डइन एज वेल, आप मेरे से लिंक्डइन के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी विल बी रैपिंग अप। अगर कोई क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क फ्रीली, आइदर आप टाइप करते हैं अपने चैट बॉक्स के अंदर, और आइदर आप अपना हैंड रेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। इंशाल्लाह विद योर कोऑपरेशन, अल्लाह ताला के करम और फजल से वी विल ट्राई टू गिव अ डेमो सेशन ऑफ एग्रीकल्चर नेचुरल फार्मिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम होपिंग कि आप में से किसी का कोई सवाल नहीं होगा। अगर किसी को कोई सवाल होगा तो यस आई एम फ्री, मैं आपका वो सवाल का जवाब प्रॉबेबली पूरा देने की, भरपूर तरीके से देने की कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द कमिंग सैटरडे एंड संडे एज वेल, कि हम उन दिनों प्रॉपरली बाकी के जो 13 इंस्टीट्यूशंस हमारे पास रह गए हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, एंड उसके अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है उनके अंदर फॉर मी दैट इज आपका वर्ल्ड बैंक, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आपका WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, एंड मेरे नजदीक देयर इज आल्सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज UN Women, United Nations Women. So I'm really looking forward to seeing you all in the coming Saturday and Sunday. Thank you so much from my side. Inshallah, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा. Thank you so much for attending. खुदा हाफिज, शब खैर, good night. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच।